मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं, यानी कि हमें इनऑर्गेनिक है और लिविंग बीइंग से नहीं मिलती हैं। जिसमें आपका कैल्शियम हो गया, जिसमें आपके सोडियम है, पोटाशियम है, सारी चीजें आती हैं। और ये हमें इनडायरेक्टली फूड से मिलती हैं, डायरेक्टली फूड से नहीं मिलती है। मीन्स कि उस फूड में भी वो कहीं ना कहीं से आई है, उसके बाद वो हमें हमारी बॉडी में आ रही है। ठीक है, जैसे कि पॉटरी की बात करें या चिकन की बात करें, तो वहां से हमें डायरेक्टली नहीं मिल रही है। सेहन है, उसने क्या कंज्यूम किया? उसने जो चारा कंज्यूम किया, वो जो चूना उसने कंज्यूम किया, वो कैल्शियम फॉस्फेट्स उसने कंज्यूम करे, जमीन से उसने बहुत सारी चीजें खाई, अर्थ क्रस्ट से उसने बहुत सारी ऐसी चीजें खाई, वो जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कैल्शियम गया या बाकी जो मिनरल्स हैं उसकी बॉडी में गए। उसने वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया और फिर अल्टीमेटली ह्यूमंस ने उसको खा लिया या किसी और एनिमल्स ने उसे कंज्यूम कर लिया। तो फिर इससे क्या हो गया? जो न्यूट्रिएंट्स का जो पैसेज है वो उसके अंदर भी आ गया। तो अल्टीमेटली जो मिनरल्स होते हैं हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, डायरेक्टली लिविंग बीइंग से नहीं मिलते हैं। दो तरह के मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, एक है आपका मैक्रो मिनरल, एक आपका ट्रेस मिनरल। मैक्रो मिनरल्स का मतलब क्या हो गया? आपके जो ज्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी को जिसकी नीड है, जरूरत है। ठीक है, वैसे तो हम पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड वगैरह की बात कर चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कुछ जो मेन मिनरल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम है। कैल्शियम आपका एक ऐसा मिनरल है जो कि अबंडेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमारी जो बोन्स की डेवलपमेंट है, जो बोन हमारी है, बोन्स की डेवलपमेंट है, वो टोटली इस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? हमारे बोन्स पे डिपेंड करती है। अगर हमारी बोन हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बोन बेटर है, तो हमारा ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। क्योंकि 50% हमारे बोन्स के अंदर कैल्शियम ही होता है, कैल्शियम मैट्रिक्स ही है। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में मसल कंट्रैक्शन के लिए भी जरूरी है। मसल कंट्रैक्शन, क्योंकि इसके बिना वो एक्साइटेशन प्रोसेस ही नहीं होता। कैल्शियम आयंस आते हैं आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एसआर से आपके कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं और वो जाते हैं आपके ट्रोपोमायोसिन के साथ। उसके बाद ही आपके एक्टिन एंड मायोसिन के अंदर वो एक्साइटेशन प्रोसेस होती है, और आपका जो मायोसिन है वो उसके जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर पाते हैं एक्टिन को, जिसकी मदद से आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन एग्जीक्यूट हो पाता है। तो वहां पे भी कैल्शियम की जरूरत है। उसके बाद आपके जो नर्व ट्रांसमिशन हैं उसमें भी इंपॉर्टेंस इसकी काफी ज्यादा हो जाती है। नर्व ट्रांसमिशन का सिंपल सा अगर मैं मतलब बताऊं, तो ये कह लो कि जो आपके नर्व से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, जो मैसेज डिलीवर हो रहे हैं आपके मसल फाइबर तक, तो वो जो मैसेज की डिलीवरी है उसके अंदर भी आपका कैल्शियम काम करता है। क्योंकि कैल्शियम आयन ही आते हैं और वो आपके साइनेप्टिक वेसिकल को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे एसिटाइल कोलिन जो आपका केमिकल है वो आगे जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं उनसे जुड़ पाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये तभी काम करेगा जब बॉडी में आइडियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम के लेवल्स होंगे। और कैल्शियम हमारा एक अच्छा सोर्स है, अबंडेंट सोर्स है, काफी अच्छे तरीके से हमें मिल जाता है। बहुत सारे सोर्सेज हैं इसके। इवन होल ग्रेन्स के अंदर भी काफी अच्छे अमाउंट में इसका जो अमाउंट है हमें मिल जाता है। डेयरी के अंदर तो काफी अच्छे अमाउंट में है, एनिमल्स के अंदर भी काफी अच्छे अमाउंट में है। इवन मतलब नॉन वेज आइटम्स की बात अगर हम करें, और उसके बाद आपके जो एग्स वगैरह हैं उनके अंदर भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में है। कुछ अमाउंट में आपके जो ब्रेड हैं, ठीक है, आपकी फोर्टिफाइड चीज़ें हैं, इनके अंदर भी अपने को मिल जाता है। तो इजी सोर्स है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल पाता है, बहुत आसान आसान तरीके से मिल जाता है। कितना चाहिए होता है? 800 to 1000 mg इसकी ज़रूरत होती है। इतना अगर हम ले लेते हैं तो हमारा कैल्शियम, हमारी मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो हुआ चलो कैल्शियम। इसके बाद आपका जो मैग्नीशियम है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारे सामने है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम भी जो नर्व ट्रांसमिशन होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो मैसेज की डिलीवरी है, और साथ में आपकी बॉडी में और भी जो इंजाइमेटिक फंक्शंस होते हैं, इंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है, उसके लिए भी जो मैग्नीशियम है उसकी ज़रूरत होती है। साथ में ब्रेन हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन सब फंक्शंस के लिए काम में आता है मैग्नीशियम। कितना चाहिए होता है? 350 mg के आसपास इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
350 mg कहाँ से हमें मिलता है? जो आपके नट्स हैं, सीड्स हैं, ग्रीन वेजीज हैं, है ना, हरे कलर वाली जो चीजें हैं उनके अंदर से आपको मिल जाता है। ओके। ऑडियो इशू सबको आ रहा है कि सबको नहीं आ रहा है? हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है। सबको है क्या ऐसा प्रॉब्लम? जल्दी से मेरे को एक बार बताओ, क्योंकि मेरे उसमें कोई अनस्टेबल नेटवर्क नहीं दिखा रहा है। जूम मीट में डिफॉल्ट ये लिखा आता है, अगर मेरा नेटवर्क या बैंडविड्थ इश्यूज होते हैं तो वहां पे लिखा आता है अनस्टेबल नेटवर्क। ओके, कोई इशू नहीं है तो फिर आप जिनको प्रॉब्लम आ रहा है एक बार रीचेक कर लो। अगर आपने कोई ब्लूटूथ हेडसेट या ब्लूटूथ का कोई डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है, उस ब्लूटूथ के डिवाइस को आप डिसकनेक्ट करके एक बार रिकनेक्ट कर लो और रीजॉइन कर लो, अपने एयरप्लेन मोड में डाल करके देख लो। तो या फिर वाईफाई अगर इशू है तो वाईफाई को एक बार टर्न ऑफ करके ऑन करके फिर कनेक्ट कर लो। ठीक है, इससे आपकी जो शायद वॉइस है, जो आवाज है, वो भी साफ आना शुरू हो जाएगी। और आपको बैंडविड्थ बैंडविड्थ इश्यूज भी खत्म हो जाएंगे शायद। बाकी वो शायद आपके एरिया पे डिपेंड करता है, अगर नेटवर्क लो है तो। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आपके ये सारे जो मिनरल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए। ट्रेस मिनरल्स की अगर बात करें, ट्रेस मिनरल्स में ऐसे मिनरल्स आते हैं जो आपको कम अमाउंट में चाहिए, लेस अमाउंट में चाहिए। ठीक है, लेस अमाउंट। अब ये जो लेस अमाउंट मिनरल्स होते हैं, इसमें आपका जिंक भी आता है। सबसे पहले जिंक को ही डिस्कस कर लेते हैं। जिंक आपका एक ऐसा मिनरल है जो कि आपकी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है। मतलब आपकी कोई अगर इंजरी है तो उसको हील करने में मदद करता है। साथ में हमारे जो सेक्सुअल एक्शन है उनके लिए, उनकी सिक्रीशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और साथ के साथ हमारी बॉडी में ये मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, कार्ब्स की। इन कामों के लिए जिंक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जिंक को भी एक एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई इंजरी है उसकी हीलिंग के लिए काफी ज्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितना अपने को चाहिए? 10 mg के आसपास इसकी जरूरत होती है। मिलता कहाँ से है? लीन सोर्सेस से मिल जाएगा अपने को। ठीक है, जो आपका लीन चिकन है, मीट है, उनसे भी मिल जाएगा, नट से मिल जाएगा, सीड से मिल जाएगा। ठीक है, इन सोर्सेस से तो अबंडेंट अमाउंट में मिल जाता है। इसके बाद आता है अपना आयरन। आयरन, आयरन क्या है आपका? आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या है? हे मीन्स होता है आयरन, ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन। ठीक है, हे मीन्स हुआ आयरन, ग्लोबिन मीन्स हुआ प्रोटीन। अब जो हेमोग्लोबिन है या आयरन प्रोटीन है, इसके अंदर ना दो चीजें आप नोटिस करना। यहाँ पे आयरन बाइंडेड है प्रोटीन के साथ। तो जो हेमोग्लोबिन है ये क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है और आपकी बॉडी तक भेजता है, मेनली आपके टिश्यूज तक कैरी करके लेके जाता है, फिर आगे वो ट्रेवल करवाता है, उसको भेजता है एक तरीके से। तो अगर आपके एच बी लेवल्स लो हैं, हेमोग्लोबिन लेवल लो हैं, मतलब आयरन प्रोटीन लो है, तो आपकी बॉडी में वो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम है। इट मीन्स आप आगे ऑक्सीजन को उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे। तो आप तो वीक फील करोगे, फटीग फील करोगे, थके हुए फील करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो आयरन लेवल्स हैं, मीन्स हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं, वो मेंटेन रहें। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फूड इनटेक सही रखो, खाना सही रखो। और उस खाने के अंदर आयरन रिच फूड आपके होने ही चाहिए। मेनली जो आपके ऐसे फूड हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, जो आपके पिस्ताज हैं, ठीक है, या फिर आपके वॉलनट्स हैं, सीड्स हैं, आमंड्स हैं। ठीक है, इनके अंदर भी अपने को क्या मिलने वाला है? आयरन मिलने वाला है। उसके अलावा जो स्पिनच वगैरह होते हैं, ठीक है, बीट रूट है, इन सारे सोर्सेस के अंदर भी अपने को आयरन मिलता है। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेस हैं आयरन की। ओके, देन आता है हमारा मैंगनीज।
मैंगनीज हमें बहुत लिमिटेड अमाउंट यानी 5 mg के आसपास चाहिए होता है, ट्रेस मिनरल तो हमें कम ही चाहिए होते हैं वैसे। बट इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। हार्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट क्यों करता है? क्योंकि हमारे जो आर्टरी फंक्शनिंग है, आर्टरी फंक्शनिंग, जो आर्टरीज का फंक्शन है ब्लड को लेके जाना आगे, उस फंक्शन को प्रमोट करता है। इवन जो हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज होती है ना, मतलब जो ब्लॉकेज होता है सीएडीज में, कोरोनरी आर्टरी में, उन ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, उनको प्रिवेंट करता है, तो इसको भी एक एंटी ऑक्सीडेंट के कैटेगरी के अंदर हम ऐड कर देते हैं। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो हमारे ओवरऑल इम्यून हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब कितना हमें चाहिए होता है ये, वैसे अगर देखा जाए तो हमें 5 mg चाहिए होता है कहाँ कहाँ पे? लीन सोर्सेज में, जो मैंने आपको चिकन वगैरह जो बताए हुए हैं उनके अंदर तो ऑलरेडी है ही है। बाकी एग्स वगैरह के अंदर भी है, डेयरी के अंदर भी है। उसके अलावा आपके जो नट्स हैं उनके अंदर भी है, उसके बाद आपके सीड्स हैं उनके अंदर भी है। तो ये सारे सोर्सेज इसके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी सारे जो मिनरल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं हमारे मिनरल्स वाली कैटेगरी के अंदर। बाकी जो इसके अंदर मैंने डिस्कशन किया था कि जो हमारा डेफिशिएंसीज हैं वो किस तरीके से ट्रीट करनी है हमें, और कौन से फार्मा ग्रेड की मेडिसिन का वहाँ पे यूज होता है उसको ट्रीट करने के लिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे हमारे, जिसमें हम कैलोरी इनटेक और बीएमआई वगैरह की बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले हमें क्या करना होता है? देखो, हमारे पास अगर कोई आता है तो उसकी हमें काउंसलिंग करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स को जानना, उसके गोल को जानना, उसके जनरल हेल्थ पैरामीटर्स को जानना। तो हेल्थ पैरामीटर्स में सबसे पहले क्या आते हैं, आप ये देख लो कि उसकी पहले तो आपको बॉडी मेजरमेंट्स क्या, जो उसका वेट हाइट है, वो सारी बातें यहाँ पे आने वाली हैं। तो बहुत कॉमन है। आपको एज चाहिए उसकी, आपको उसका वेट चाहिए, आपको उसकी हाइट चाहिए। ठीक है, उसकी प्री मेडिकल कंडीशन चाहिए, मतलब अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको जानना है कि कौन सी प्रॉब्लम है, प्री मेडिकल कंडीशन है ना। कोई इंजरीज है वो भी आपको जानने की जरूरत है। ओके, उसका वाटर इनटेक अप्रोक्सीमेटली कितना होता है वो जानने की जरूरत है। ओके, उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस उस जानने की जरूरत है कि पहले की उसकी ट्रेनिंग कितना है, कितना उसने किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसका गोल जानने की जरूरत है कि उसका अभी का गोल क्या है ना। तो ये कुछ जनरल पैरामीटर्स हैं जो अपने को जानना जरूरी है जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ये बहुत सिंपल से पैरामीटर्स हैं, इसको आप बहुत जल्दी से देख लोगे, बहुत जल्दी से काउंट कर लोगे। आपके पास वेइंग मशीन भी होगी, आपके पास वो स्टेडियोमीटर भी होगा जिसमें आप हाइट नाप सकते हैं इस तरीके से। तो वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होने वाली है, और बाकी वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर ही देगा जब आपके साथ उसका 1-to-1 कॉन्टैक्ट रहेगा। ठीक है ना। तो ये सब आपने पूछ लिया उससे चीजें, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे जो ये रॉ डेटा आप यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हो ना, अभी बहुत सारा डेटा हम इनसे लेने वाले हैं। तो ये जो रॉ डेटा है, ये जो प्री असेसमेंट है या काउंसलिंग है, ये आगे जाके बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, क्योंकि इसी रॉ डेटा को आप कंपेयर करते हो बाद में जो आपके रिजल्ट्स आते हैं, उसको आप कंपेयर करते हो इससे, और फिर आप ये एनालाइज कर पाते हो कि आपको रिजल्ट्स कितने मिले हैं, और आपको कितने रिजल्ट्स चाहिए थे, कितने मिल गए हैं, और आगे किस तरीके से जाना है। क्योंकि जितने भी न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स जो बॉडी में आएंगे, या फिर आप कह लो कि ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन के कॉम्बिनेशन जो बॉडी में इफेक्ट आने वाले हैं, उसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट्स हमेशा एक्यूरेट ही होंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कई कभार हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली वो रिजल्ट्स आपके बहुत जल्दी आ जाएं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो रिजल्ट्स कंपैरेटिवली थोड़े लेट आए। तो और कई बार ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट्स बहुत कम आए। तो इनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये जो काम है ना, ये पूरा जो प्रोसेस है, ये तो ट्रायल एंड एरर बेस पे चलने वाला है। ठीक है, इसके हिसाब से आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो आप कंपेयर कर पाओगे, और वो फिर एक्यूरेसी के हिसाब से आप आगे या पीछे कर सकते हो। लाइक मान लो अगर आपके रिजल्ट्स, आपको लगता है कि हाँ इसके हिसाब से मेरे रिजल्ट्स इतने आते हैं, मुझे और ये करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आगे डिसाइड कर सकते हो कि हाँ हमें आगे किस फेज में जाना है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है असेसमेंट। तो आपको वो रॉ डेटा जो इनिशियली आपको मिलने वाला है वो आपको मेंटेन करना जरूरी है। तो ये बेसिक चीजें पहले काउंट कर लेना। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए अब? ठीक है, ये सारी तो आपने काउंट कर ली, देख लिया। ठीक है, फर्स्ट चीज हो गया जनरल पैरामीटर्स। यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, जनरल पैरामीटर्स, ये हो गया डन। उसके बाद आता है आपका कैलकुलेशंस। ठीक है, अब ये कैलकुलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है?
अब ये कैलकुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपके पास वो इनिशियल डेटा हो और इसके थ्रू आप डिसाइड कर सकें, आप सजेस्ट कर सकें कि उनको कैसे प्लान पे लेके जाना है या फिर डिसीजन के लिए अच्छा हो सकता है। क्योंकि कई बार आपके पास क्लाइंट कैसे आने वाले हैं, आपके पास क्लाइंट अलग अलग तरह के आने वाले हैं जिनकी जरूरतें अलग अलग होंगी। हो सकता है कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट आए जो बोले सर मेरे पास 2 महीने 3 महीने हैं, 3 मंथ में मुझे वेट लॉस करना है, मुझे 5 6 किलो 8 किलो कम करना है, मेरी शादी है। ऐसा भी कोई क्लाइंट आ सकता है जो कि आपको कहता है कि स्ट्रिक्टली मुझे यही करना है, बाकी और कोई गोल नहीं है, बाकी चीजों का भूल जाओ, मेरे को यही करना है। आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आ सकता है जो बोलता है सर मैं तो, मेरे को नहीं पता है अपनी हेल्थ के बारे में, मेरी बॉडी इस तरह की दिख रही है, ये मेरे पैरामीटर्स है, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गेनिंग करनी चाहिए, मुझे कटिंग करनी चाहिए, या मुझे मेंटेनेंस पे रहना चाहिए, उसको नहीं पता, वो आपसे पूछ रहा है। तो उस कंडीशन में ये कैलकुलेशंस काफी मदद करती हैं आपको, है ना। जब वो क्या है, एकदम से ब्लैंक है, कुछ भी नहीं पता उसको क्या करना है, जब उसको गोल नहीं पता है अपना, ठीक है, उसको अपनी हेल्थ को ठीक करना है, बस 100 बात की एक बात, ठीक है। ये है। उसके बाद आपके जो पैरामीटर्स हैं ये आपको मदद करने वाले हैं, जो ये कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। तो इसको निकालना सीख लेते हैं, बहुत जनरल सी है, बहुत जल्दी से निकाल लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं, लाइक बीएमआई हो गया, बीएमआर हो गया, ये सारी बातें हमें जानना जरूरी होता है। बीएमआई को देख लो सबसे पहले। बीएमआई बहुत कॉमन सा एक पैरामीटर है, हालांकि ये इतना एक्यूरेट नहीं है कि आप इसे कह दो कि हाँ ये 100% हमें मतलब रिजल्ट दे रहा है, ऐसा नहीं मान सकते आप इसको, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं मान सकते इसके अंदर आप। ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेशियो ऑफ बॉडी वेट टू द स्क्वायर ऑफ हाइट। ठीक है, जनरल फिटनेस को जानने के लिए जरूरी होता है कि बॉडी किस कंडीशन में है, इसके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, ये बात ध्यान रखना। कैसे निकालते हैं, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वेयर्स। हाइट आपको लेनी है मीटर स्क्वेयर्स में, और वेट आपको लेना है केजीज में, ठीक है। तो आपने कैसे करना है, वेट लिया आपने मान लो 60 केजीज, हाइट आपने लिया मान लो 1.71 मीटर्स, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। और आपको मीटर्स में हाइट लेनी है, मान लो किसी की हाइट 60 की, हाइट 1.71 मीटर है और वेट 60 केजीज है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अभी मैं जल्दी से कर रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्टली मैं कर नहीं रहा हूँ कैलकुलेशन, मान लो यहाँ पे 3 आया, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 आ गया पूरा निकाल करके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, तो कितना आया, आपको जो रिजल्ट आया वो आपका आ गया 20। अब जो 20 नंबर आया ना, आपने इसको कंपेयर करना है किसके, इसके जो नॉर्म्स बने हुए हैं ऑलरेडी उससे, ठीक है। 20 आ गया था अपना, नीचे जाते हैं, ये देखो ये इसके नॉर्म्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जो भी रिजल्ट आएगा आपने उसको इस कंडीशन में फॉलो करना है और देखना है कि हम कहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा तो 20 आया अभी, है ना, तो 20 किसके अंदर आता है, वो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो 18.5 से बिलो होता तो वो अंडरवेट होता, 25 से ऊपर होता तो ओवरवेट होता, 30 से ऊपर होता तो ओबीज होता है, 35 से ऊपर होता तो एक्सट्रीमली ओबीज होता, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपकी, ये बीएमआई की नॉर्म्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। और निकालना कैसे है, हाइट, हाइट नीचे आ जाएगी, वेट ऊपर, हाइट नीचे और हाइट का स्क्वायर, फिर इसको आपने पूरा इसका कैलकुलेशन कर लेना है, उसके बाद फिर इसको यहाँ पे फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर सबके लिए तो ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि हाइट और वेट का रेशियो है ये, किसी की हाइट ज्यादा लंबी होगी और वैसे पतला होगा तो भी वो नॉर्मल वेट में दिखाएगा उसको, क्योंकि हाइट लंबी है उसकी, हाइट ज्यादा है उसकी, है ना। तो ये हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, जनरल एक जनरल हमारा आप कह सकते हो जनरल फिटनेस का को जानने के लिए एक पैरामीटर है, हाइट और वेट के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं कॉमन एग्जांपल दूं, मान लो अगर किसी आप मैराथन रनर का निकालो, मैराथन रनर का, और वो मैराथन रनर की आपकी बॉडी आप देखते ही हो, क्योंकि एक स्पेशल कंडीशन, एक एथलेटिक्स कंडीशन में आता है, एक स्पोर्ट्स में आता है, तो उनकी बॉडी आपको पता है क्या होती है, उनकी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जितना बॉडी का वेट कम होगा उतना ज्यादा उनको फायदा होगा,
मान लो अगर कोई बॉडी बिल्डर 80 किलो 90 90 केजी 100 केजी इसका मैराथन रनिंग करना शुरू करेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बॉडी वेट ही इतना ज्यादा है। 110 किलो का 100 किलो का तो वो खुद है, कहाँ से 42.195 किलोमीटर रन कर लेगा वो अच्छे से। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मास है ना, जितना ज्यादा भागे उतना थकेगा, और उतनी जल्दी उतनी कार्डियक हेल्थ भी अच्छी उतनी उतनी नहीं होती है। तो बहुत ज्यादा वेट है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इनकी गेम की रिक्वायरमेंट है कि भैया इनका वेट कम हो। अब इनका वेट होता है 45 42 50 के आसपास। ठीक है, अब इनके हिसाब से अगर आप निकालोगे इनकी हाइट का, तो हमेशा ये अंडर वेट में फॉल करेंगे। ठीक है, ये ज्यादातर केसेस में अंडर वेट के अंदर फॉल करेंगे। अब ये मतलब नहीं है इसका कि भैया आप इनको बोलो कि सर आप अंडर वेट के अंदर फॉल कर रहे हो, आपकी फिटनेस ठीक नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि वो एक क्या है, वो एक स्पेशल पॉपुलेशन। और खासकर जो आपके कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं, अब ऐसे ही अगर आप मान लो किसी बॉक्सर के पास गए, और बॉक्सर आपका हैवी वेट का है, उसका 109 केजी वेट है। ठीक है, उसका आप अगर निकाल के देखोगे तो फिर उसका भी आपका ज्यादा ओवर वेट आ सकता है। तो इस तरीके से क्या है ना कि इन कंडीशंस में फॉल नहीं करता, ये किस कंडीशन में फॉल करता है, किस कंडीशन में आपको देखना है, जनरल हेल्थ के लिए आपको देखना है ये। और उसको काउंट करके अपने जो वो आपका इनिशियल असेसमेंट है, जो नोटबुक है उसके अंदर आपको लिख लेना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन जान लेना है। उसके बाद एक ब्रोका इंडेक्स मैंने पहले भी बताई थी, शायद फिर से जल्दी से बता देता हूँ। ब्रोका इंडेक्स में होता है आपका हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस बाय 100। ठीक है, अब मान लो मेरा हाइट अगर 160 है, तो मैं 100 से उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरा वेट होना चाहिए 60 केजीज के आसपास। मतलब मेरी हाइट अगर इतनी है तो वेट इतना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। अब ये मत कहना कि सर इतना ही होना चाहिए हर केस में, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। बट फिर भी ये आपको एक जनरल आइडिया दे देता है, अगर हम बात कर रहे हैं जनरल पॉपुलेशन की। ठीक है, जनरल पॉपुलेशन को कंसिडर करके यहाँ पे आप हम रख रहे हैं। ये दो बातें हमारी होगी, ब्रोका इंडेक्स को लेकर के और एक बीएमआई को लेकर के। चलो ये कैलकुलेशन भी डन है। सबसे पहले हमने जनरल पैरामीटर्स पे बात करी, उसके बाद हमने कैलकुलेशंस पे बात करी, और उसके बाद हम अब बात करते हैं किस पे, नेक्स्ट वाले पैरामीटर्स में। अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या है आपका, बॉडी मेजरमेंट्स। ठीक है, बॉडी मेजरमेंट्स। अब ये बॉडी मेजरमेंट्स काफी ज्यादा जरूरी, स्पेशली आपको कुछ जो जब आप ट्रेनिंग कराओगे, जब आप उसे न्यूट्रिशन प्लान प्रोवाइड करोगे अच्छा, तो जो उसके रिजल्ट्स हैं वो कई बार आपको नहीं दिख पाएंगे अच्छे तरीके से, अगर आप सिर्फ कुछ जनरल हेल्थ पैरामीटर्स का साथ लेते हो। जैसे कि मान लो आपने उसको ट्रेनिंग कराई, उसका वेट था 70 केजीज। ठीक है, आपने उसे 1 महीना ट्रेनिंग कराई और न्यूट्रिशन प्लान दिया, डाइट प्लान दिया। ठीक है, अच्छा। अब वेट उसका हुआ 69 केजीज। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो आजकल हर किसी की वो जो डिमांड्स है ना, वो जो आप कह सकते हो अनरियलिस्टिक डिमांड्स, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से बहुत सारी चीजें देखते हुए आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बहुत सारी उन्होंने एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई, तो लोगों ने ज्यादातर ऐसी चीजें फैलाई हैं, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट में है। तो वो पहले ही देख के आई हुई है, कोई ऐप से कोई वीडियो से, कि मैंने 1 महीने में 30 किलो कम कर लिया, मैंने 1 महीने में 50 किलो कम कर लिया। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें वो ऑलरेडी उनके दिमाग में है, उनके परसेप्शन में है। तो अगर आप वो 70 केजी 70 से 69 पे लाओगे, तो उनके लिए वो कुछ नहीं है, उनके लिए वो ना के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे उनको कि सर एक की जो एक यहाँ पे आपको दिखने में सर 1 केजी का डिफरेंस दिख रहा है। डिफरेंस किसका दिख रहा है, 1 केजी का ओनली। तो अगर 70 से 69 पे आप उसे लेके आए हो, तो उसके हिसाब से आपने कुछ नहीं किया है। हालांकि आपने रिजल्ट उनको दिए, बट रिजल्ट प्रॉपरली नहीं दिख पा रहे हैं, या आप उनको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जो आपके पास क्लाइंट आएगा, बहुत सारे क्लाइंट जो होते हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर हो चुके होते हैं, बहुत लंबे समय से वो करना चाह रहे हैं, बहुत लंबे समय से उन्होंने ऐसी प्रैक्टिसेस का साथ लिया है। कोई भूखा रह रहा था, किसी ने कोई और तरह की फास्टिंग कर ली, किसी ने कुछ ऐसा डाइट प्लान दे दिया कि सुबह शाम सैलेड खाओ, दिन में एक टाइम मील लो, या भूखे रहो, बहुत अलग अलग तरह की चीजें ट्राई करके आ चुके हैं। वो तो ऑलरेडी वो परेशान है बहुत। ठीक है ना, साइकोलॉजिकली अगर हम देखें वो बैलेंस नहीं है, वो ऑलरेडी परेशान है बहुत कि यार हमारी तो फिटनेस ही ठीक नहीं होती, हमारी तो हेल्थ ही ठीक नहीं होती, इतना इतना मतलब भूखा रहने के बावजूद भी हम नहीं फिट हो पा रहे हैं, मोटे ही हैं। बहुत तरह की चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं।
और अगर आप वहां पे 70 से 69 लाओगे, ऊपर से उनके दिमाग में बहुत सारी वो चीजें हैं कि भैया एक महीने में 30 किलो कम कर दिया, 40 किलो कम कर दिया, वो भी उनके दिमाग में चल रही है। तो साइकोलॉजिकली और एक वो नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में है कि हमसे नहीं होगा, या हम अभी भी करेंगे और हमारा जो ट्रेनर है वो नहीं करा पाएगा। और उसके साथ भी अगर 70 केजी से 69 केजी का फर्क ही सिर्फ दिखे, तो वो आपको बोलेंगे कि सर ये तो कोई फर्क ही नहीं है, इसमें तो क्या बेनिफिट, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो साइकोलॉजिकली वो और ज्यादा वीक हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, और शायद वो ट्रेनिंग को छोड़ भी दे, शायद वो न्यूट्रिशन प्लान को छोड़ भी दे। तो इसलिए वो डिमोटिवेशन, वो साइकोलॉजिकली आप उनको जो पॉजिटिवनेस उनको आप प्रोवाइड करने वाले हो ना, जो मोटिवेशन उनको देने वाले हो आप, तो मोटिवेशन कब आएगी, जब आपके पास ये चीजें अवेलेबल होंगी, क्योंकि इनसे आप उनको रीडिंग्स दिखा सकते हो। अगर आप वेट से देखते तो उसमें 1 किलो का ही डिफरेंस दिख रहा था, अगर आप बॉडी मेजरमेंट्स करते तो शायद आपको ज्यादा डिफरेंसेस दिखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में होता क्या है कि जो बॉडी का वाटर टेंशन है, ठीक है, जो बॉडी का फैट मास है, जब वो लो हो रहा है, अब बॉडी, क्योंकि बॉडी के जो कॉम्पोजिशन में बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉडी में वेट हमें कम दिखेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता, क्योंकि बॉडी कॉम्पोजिशन में बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। हो सकता है आपका मसल मास गेन हुआ, वाटर वेट डिप्लीट हुआ हो, आप जो वाटर टेंशन है वो कम हुआ हो, फैट मास कम हुआ हो, बट आपका मसल मास बढ़ा हो। इसकी वजह से आपके वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आए, बट स्टिल आपकी बॉडी में, आपके मेजरमेंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया आए। ठीक है, आपका वेस्ट साइज जो है वो पहले से कम हो गया, आपका जो आर्म्स हैं, जो आपके शोल्डर्स हैं, वो पहले से कम हो गए, आपके जो थाइज में बहुत ज्यादा फैट था वो पहले से कम हो गया। ठीक है ना। तो जब ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, इट मीन्स हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं। अब वो रिजल्ट्स शायद वो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते हैं, वो साइकोलॉजिकली बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं कि 1 केजी को देख करके, 1 केजी को देख करके। तो इसलिए ये बॉडी मेजरमेंट्स लेने भी इम्पोर्टेंट है इनिशियल स्टेज में, और आपके फॉलोअप्स में भी, फॉलोअप्स के बारे में भी बताऊंगा, और आपके पोस्ट असेसमेंट पे भी, मतलब जो आप प्लान दोगे उसके बाद भी आप चेक करोगे, और साथ में बीच में फॉलोअप्स जो होंगे वहां पे भी चेक करोगे आप। ठीक है, इससे फायदा मिलने वाला है आपको। क्या फायदा मिलेगा, एक तो खुद का आपका डेटा मेंटेन रहेगा, आपको पता लग पाएगा कि आगे मुझे क्या करना है। ठीक है, और एक तो आपके क्लाइंट को भी मोटिवेशन मिल पाएगा। ठीक है, एक तो ये लेना है। अब थर्ड पैरामीटर आता है, लास्ट पैरामीटर, जो कि है आपका बॉडी कॉम्पोजिशन। क्या आपका ये बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, फैट मास और नॉन फैट मास का रेशियो, इसको हम बोलते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन। ठीक है, फैट मास वर्सेस नॉन फैट मास। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, नॉन फैट मास और फैट मास में इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, इसको देखने के लिए, इसको इसकी जो रीडिंग्स आती हैं, इसकी जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, उसमें हमें ये पता लगता है कि हमारा बॉडी में फैट मास कितना है और नॉन फैट मास कितना है। नॉन फैट मास के अंदर देखो वो सारी चीजें आती हैं। नॉन फैट मास के अंदर आपका आएगा मसल मास भी, आपका बोन मास भी, आपका वाटर वेट भी, आपका ऑर्गेन वेट भी, ये सारी चीजें आपके नॉन फैट मास में आती हैं। ठीक है, और फैट मास में तो आपकी बॉडी का फैट आएगा ऑब्वियसली। ठीक है ना। तो इनके जो पैरामीटर्स निकलेंगे नॉन फैट मास के और फैट मास के, उससे हम बहुत हद तक ये जान पाएंगे कि हमारी बॉडी में कितने फायदे हुए हैं, और ये भी पता लग पाएगा कि असल में बॉडी में कोई फायदा हुआ है कि नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेजरमेंट्स में थोड़ा बहुत क्लियरेंस हमें मिली, इससे ये पता लगा कि यार हमारी जो बॉडी इंचेस है वो लॉस हुए कि नहीं हुए। ठीक है, उससे ये पता लगा हमें, है ना, प्रैक्टिकली सिर्फ वेट से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें मिली जब हमने बॉडी की मेजरमेंट्स करी। उससे हमें पता लगा बॉडी में क्या चेंजेस आए, वेस्ट कम हुई है, थाइस कम हुई है, जो भी हुआ है। हालांकि वेट में उतना ज्यादा शफल नहीं दिखा है हमें। ठीक है, क्योंकि वेट तो ओवरऑल मास है ना, जो हम ओवरऑल वेट करा रहे हैं 70 केजी, अब 70 केजी के अंदर तो बहुत कुछ है, 70 केजी के अंदर सिर्फ फैट मास नहीं है ना। अगर मैं 70 केजी का हूँ, तो उसमें फैट मास भी आया है, इंक्लूडेड है, उसमें नॉन फैट मास भी इंक्लूडेड है, वो सारी चीजें इंक्लूडेड है उसमें। तो बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं वो हमें वेट से नहीं पता लगेगा, उससे तो सिर्फ हमें ओवरऑल मास पता लगेगा,
है ना। जैसे कि ये बॉटल है, बॉटल में मुझे बाहर से नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। इसमें तो बाहर से बस मैं ये जान सकता हूँ कि ये 1 लीटर की बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है ना। जब मैं इसको एनालाइज कराऊंगा, इसके बाद मुझे पता लगेगा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डले हुए हैं, या इसमें हमने BCAA मिला दिया है, या इसमें हमने वे प्रोटीन मिलाया है, तब पता लगेगा जब इसको एनालाइज किया जाएगा, है ना। तो वेट क्या है, जो मास है वो सिर्फ एक आपका क्या है कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ मास है, इंक्लूडेड फैट मास, इंक्लूडेड नॉन फैट मास, ठीक है ना। दोनों चीजें उसके अंदर आ रही हैं। बट बॉडी कॉम्पोजिशन में हमें थोड़ा और क्लियरेंस मिलेगा, और चीजें पता लगेंगी कि अच्छा बॉडी में ये चेंजेस हुए हैं, है ना। बॉडी में फैट मास डिक्रीज हुआ है, मसल मास बढ़ा है, वो इसके अंदर आपको पता लगेगा। अब इसको कराने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सा मेथड, एक नहीं वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं इसको करने के लिए, बट हम जो कॉमनली यूज कर लेते हैं वो होता है बॉडी मास एनालाइजर, BMA। ठीक है, BMA मशीन भी इसको कह देते हैं, बॉडी मास एनालाइजर। अभी किस पे काम करता है, अगर मैं इसका फंक्शन देखूं या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम बात करें, तो बॉडी मास एनालाइजर काम करता है बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस मेथड पे। बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस मेथड, अब इसका मतलब क्या है। बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस मेथड का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में, देखो वो मशीन आपने देखी होगी इवन, उसमें क्या करते हैं, हम एक मशीन होती है उसके ऊपर खड़े होते हैं और उसको ऐसे पकड़ते हैं कुछ देर के लिए, ऐसे उसको उठाते हैं हैंडल्स को, और हाइट वेट वगैरह वो सारा हम फीड कर चुके होते हैं। कुछ कुछ सेकंड्स के अंदर 30 to 45 सेकंड्स हमें लगते हैं, वो बॉडी वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारी बॉडी में जनरेट होती हैं। उसके बाद बहुत 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 छोटा इलेक्ट्रिकल शॉक हमारी बॉडी में जाता है, जो कि इवन महसूस भी नहीं होता हमें, और वो हमें क्या करता है, एक रीडिंग प्रोवाइड कर देता है एनालाइज करके। और वो रीडिंग में हमें वो प्रोवाइड कर देता है नॉन फैट मास और फैट मास, मतलब वो बता देता है कि भैया आपकी बॉडी में कितना फैट है, कितना अमाउंट में आपको कम करना है, आपके लोअर बॉडी में कितना फैट मास में, अपर बॉडी में कितना फैट मास है, कितना मसल है मास है टोटल बॉडी के अंदर, वो सारी रीडिंग्स हमें बता देता है वो। ठीक है, तो ये हमें एक ज्यादा बेटर पिक्चर हमें देता है, ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है हमारी बॉडी की ही। ठीक है। अब ये जो मैंने बताया, तो बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस मेथड पे है BME, बॉडी मास एनालाइजर। इसके अलावा भी बहुत सारी मशीन्स होती हैं वैसे की, तो जैसे कि आपका हो गया हाइड्रोस्टैटिक मेथड हो गया, है ना। हाइड्रोस्टैटिक मेथड भी बहुत एक अच्छा मेथड है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर कोई इंसान इसको नहीं कर सकता। और दूसरी बात, इसमें प्राइवेसी का एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक मेथड के अंदर हमें पूरा बॉडी को, एक बहुत बड़ा एक कंटेनर होता है उसके अंदर, पूरा बॉडी को उसके अंदर लेके जाना है, और वो भी कोई भी क्लोथ्स मतलब नेकेड होता है, मतलब कोई भी क्लोथ हमारी बॉडी में नहीं होगा, कोई मेटल नहीं होगा, जिसको मतलब वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसमें आपका फ्लोटिंग मास और नॉन फ्लोटिंग मास को देखते हुए ही बताया जाता है। ठीक है, तो वो एक मेथड तो बहुत ज्यादा सुपीरियर माना जाता है, उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी मानी जाती है, बट सबके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ, और एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा होता है वो। ठीक है, इसलिए हमारे लिए BMA मेथड बहुत कॉमन है, ये इसको यूज कर लेंगे तो यही ठीक है हमारे लिए, क्योंकि 70 to 80% एक्यूरेसी इसकी भी है होती है। और इतना ही एक्यूरेसी हमें चाहिए, 2-3 बार रीडिंग भी हम ले सकते हैं, क्योंकि लेस एक्सपेंसिव है, चीप है काफी, है ना। शायद 50 रुपए का, 50 रेट का हो जाता है, 40-50 रुपए का या 100 रुपए का मैक्सिमम आपका हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल होता है, और अच्छी अगर जिम है आपकी, तो जिम के अंदर तो ऑलरेडी अवेलेबल अवेलेबल होता है ये, अगर अच्छी जिम है तो ये पैरामीटर जानना भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना, इससे हम जान सकते हैं कि बॉडी में फैट मास और नॉन फैट का मास का रेशो क्या है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। जैसे कि मान लो आपके पास एक क्लाइंट आया, ठीक है। अब क्लाइंट के साथ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, क्लाइंट के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मान लो वो क्लाइंट क्या करता है, बहुत ज्यादा उसका क्या है, वेट उसका काफी ज्यादा है, वेट उसका है 100 kgs, और वो बहुत समय से बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके आ चुका है, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, कोई प्लान्स ले लिए हैं, उसके बाद आपके पास आया है, और आपने उसका डाइट प्लान बनाने के लिए आपने बोला ठीक है हम कैलोरी डेफिसिट प्लान चलाएंगे, और आपका डाइट प्लान जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। हमने सारे पैरामीटर्स को काउंट किया और हमने देखा कि उसके लिए 1800 कैलोरीज का डाइट प्लान फिक्स कर दिया। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। उसके 1800 डाइट का डाइट प्लान हमने उसके लिए फिक्स कर दिया।
उसके बाद जैसे ही उसने अपना डाइट प्लान देखा, वो कहता सर मैं तो इतनी सारी चीजें कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि ये तो 1800 कैलोरीज हैं। इसमें तो आपने ये भी रखा है, इसमें अपने नट्स भी रखे हैं, सीड्स भी रखे हैं, इवन इसके अंदर आपने रोटी भी रखी है, चपाती, राइस, ये सब चीजें हैं इसके अंदर 1800 कैलोरीज के अंदर। तो वो आपसे बात करेगा कि यार सर ये तो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो 3 साल से एक मील ले रहा हूँ सर, सिंगल मील ले रहा हूँ। मेरे जो ट्रेनर थे, मेरे डाइट प्लान, जो डाइट प्लानर थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक मील लेनी है सर, जो कि मेरी अराउंड अराउंड 500 कैलोरीज की बैठती है, और पूरे दिन के अंदर मैं 2-3 बार सलाद सैलेड ले लेता हूँ, तो मतलब टोटल 200 कैलोरीज वहां से मिल जाती है। तो मैं तो 700 कैलोरीज की डाइट प्लान पे हूँ पिछले 2 साल से, और मैं 700 कैलोरीज की डाइट प्लान में भी वेट कम नहीं कर पा रहा हूँ पिछले 2 साल से। और आप मुझे बोल रहे हो कि 1800 कैलोरीज का डाइट प्लान खाओ, इससे तो मेरा वेट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, मैं तो 120 किलो में पहुंच जाऊंगा। ये आपको बोलते हैं हम। अब ये कंडीशन है, क्या करोगे इस कंडीशन में, क्योंकि एक तो आपका क्लाइंट समझने वाला नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम, आपको पता है कि क्या चक्कर है, बट उसको नहीं पता ना। वो तो यही चीजें ट्राई करके आ रहा है, और उसके दिमाग में वो सारी चीजें हैं, ऑलरेडी फीडेड हैं ये सब चीजें उसके। अब इस केस में क्या करोगे उसके हिसाब से, क्या 700 कैलोरी से और कम डाइट प्लान उसको देने वाले हो आप, ठीक है ना? या फिर आप ऐसा करने वाले हो कि वो यही सेम डाइट प्लान, 1800 कैलोरीज वाला डाइट प्लान आप उसको देंगे, क्या करोगे बताओ? क्या लगता है आपको? ऐसे लोग काफी सारे आने वाले हैं आपके पास। मीन्स आप 1800 कैलोरीज का डाइट प्लान देंगे, है ना? अपना प्लान आप देने वाले हैं उसको। अब काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि सर 700 कैलोरीज वाला डाइट प्लान में भी अगर बॉडी में रिजल्ट नहीं आ रहा, तो 1800 कैलोरी में कैसे रिजल्ट्स आ जाएंगे, और उसका वेट तो और बढ़ जाएगा। काफी सारे लोगों को ये लग रहा होगा। अब देखो, अगर ये 700 कैलोरीज में बहुत सारे टाइम से चल रहा है, इसका क्लियर सा इंडिकेशन है कि इसने कर दिया है बहुत सारी काम खराब अपनी बॉडी में। फर्स्ट तो इसको बहुत सारी डेफिशिएंसीज होंगी, ये बात क्लियर है। इसको डेफिशिएंसीज के चांसेस 200% है, 99% है, इसको काफी सारी डेफिशिएंसी हो चुकी होंगी। मेनली कौन सी, विटामिन डी के चांसेस काफी ज्यादा हैं, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के काफी चांसेस हैं, इवन विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के, सॉरी वो तो मैं बता ही रहा हूँ, बी कॉम्प्लेक्सेस जो बाकी बच रहे हैं उनकी डेफिशिएंसी के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, एक तो ये कॉमन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं इसको। दूसरी बात, इतने समय से भूखा रहने से इसने बॉडी के हार्मोनल इम्बेलेंसेस भी ये करवा चुका है। स्पेशली क्या होता है जब हम इतनी कम कैलोरीज लेते हैं, क्या होगा इस कंडीशन में कि आपकी बॉडी आएगी सर्वाइवल पे, सर्वाइवल मैकेनिज्म को हिट करेगी। और सर्वाइवल पे बॉडी क्या करती है, बॉडी को लग रहा है कि यार मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर है, पहले हम 3-4 हजार कैलोरीज लेते थे जिसके वजह से इतना वेट बढ़ा था इसका, एकदम से 700 कर दिया। इनिशियली तो बहुत वेट गिरा होगा इसका, नो डाउट। शुरुआती टाइम पे जब इसने 4,000 से 700 करी थी ना, तब इसका बहुत वेट गिरा होगा, बिल्कुल सही बात है, 10-15 किलो या जितना भी था वो कम हुआ होगा, उसके बाद एक जगह पे आके स्टक कर गया होगा, उसके बाद इसको रिजल्ट ही नहीं मिले होंगे। ठीक है, अब ये रिजल्ट्स क्यों रुक गए एक टाइम पे आके? ये रिजल्ट्स इसलिए रुक गए क्योंकि बॉडी ने हिट किया सर्वाइवल को। बॉडी को लग रहा है कि यार मैं तो बहुत बड़े स्ट्रेस के अंदर आ गया हूँ, मुझे तो कोई खाना ही नहीं मिल रहा है, मुझे तो कैलोरीज ही नहीं मिल रही। अब अगर मुझे सरवाइव करना है, मुझे जिंदा रहना है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या कर देता है, वो बॉडी के जो ओवरऑल फंक्शनिंग है उसको रिड्यूस कर देगा। टेक्निकली वो आपकी बॉडी में ना जो लिपोलिसिस प्रोसेस है उसको भी कम कर देता है। लिपोलिसिस प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपका फैट यूज होना एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसकी बॉडी में तो बहुत फैट है। बॉडी का फैट एनर्जी के तौर पे यूज होने को ही हम लिपोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। अब जब बॉडी आ गई सर्वाइवल पे, उसने अपने बॉडी के जो फंक्शनिंग है, क्योंकि वैसे ही मैं काम मतलब एक्टिविटीज वगैरह मैं कम करना चाहूंगा, मेरी बॉडी अलाउ नहीं करेगी उतनी एक्टिविटीज करने के लिए, बहुत वीक फील करूंगा, स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहेगी, डेफिशिएंसी 100 तरह की मुझे होने शुरू हो जाएंगी।
मेटाबॉलिक रेट मेरा स्लो हो जाएगा। और तीसरी बात, आपके थायराइड फंक्शनिंग भी इफेक्ट हो सकती है, जो आपके थायराइड फंक्शनिंग है वो भी इफेक्ट हो सकती है। चौथी बात यहाँ पे ये आएगी कि यार आपकी बॉडी जब सर्वाइवल को हिट करती है तो वो क्या करेगी, आपके जो अल्फा टू रिसेप्टर्स हैं, अल्फा टू रिसेप्टर्स हैं, उनको ओवर एक्टिव कर देगी, ओवर एक्टिव कर देगी, जिससे कि जो उनके केमिकल्स हैं वो अल्फा अल्फा टू रिसेप्टर से बाइंड करना शुरू कर देंगे जल्दी जल्दी। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी ने लिपोलिसिस प्रोसेस को प्रिवेंट कर दिया। लिपोलिसिस प्रोसेस को प्रिवेंट करने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी फैट बर्निंग को भी प्रिवेंट कर चुकी है। अब वो आपकी बॉडी में फैट भी बर्न नहीं करना चाहती है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसे लगता है कि हमारी बॉडी को करना चाहिए एनर्जी स्टोरेज, और हम क्योंकि हम है एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर, हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा फ्यूचर के लिए, उसको ऐसा लग रहा है। तो आपने बॉडी को इस कंडीशन में डाल दिया, तो ना तो आप फैट लॉस कर पाओगे, ना ही आपकी बॉडी में कोई फायदा होगा, और आपके अलग से डेफिशिएंसीज अलग अलग होंगी, और बीमारी आप अलग से आपको होने वाली है, आपका इम्यून सिस्टम वैसे वीक हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इतनी बुरी कंडीशन अगर किसी ने बना ली है तो आपको याद रखना है कि आप उसको मेंटेनेंस कैलोरीज पे लेके जाओगे। जितनी उस बंदे की मेंटेनेंस कैलोरीज है आप उसको वहां पे लेके जाने वाले हो, और आप उसकी एक्टिविटीज को प्रमोट करने वाले हो। आपको यहाँ पे उसकी एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा तो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा जो ऑलरेडी ये कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है इतने समय से। ठीक है। अब जब इनकी कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा, जब इनका कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा, आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर हो गया, आपकी न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी आपकी बॉडी तक हो पा रही है, आप एक्सरसाइज भी ज्यादा कर रहे हो, ये आपका कंडीशन ये है कि आपको एक्सरसाइज ज्यादा का ध्यान रखना है, वो भी आपको ज्यादा करानी, एक्सरसाइजेस भी बढ़ गई, न्यूट्रिशन भी बढ़ गया, डेफिशिएंसीज भी दूर हो रही हैं, प्रोटीन इंटेक बॉडी में प्रॉपर हो रहा है, जिससे कि आपका जो ये कंडीशन है ना जो मैंने बोला आपका लिपोलिसिस जिससे प्रिवेंट हुआ है, वो प्रिवेंट नहीं होगा, वो ओवर एक्टिव काम करेगा। मतलब आपका मेटाबॉलिक रेट तो फास्ट होगा ही होगा, क्योंकि एक्सरसाइज भी ज्यादा चल रही है, वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हो, आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा। उस समय तो कैलोरीज बर्न कर ही रहे हो, उसके बाद भी आप कैलोरीज बर्न करोगे आने वाले 48 घंटे तक। तो ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, लिपोलिसिस प्रोसेस जो प्रिवेंट हो गया था, जो बंद हो गया था, उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था, वो भी वापस से काम करना शुरू करेगा। ठीक है। और जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी फैट लॉस तो कर ही पाएगी, और साथ में आपकी बॉडी को फायदे भी होंगे। तो इस तरीके से आपको वहां पे ना डील करना है सिचुएशन से, जो ऑलरेडी बहुत समय से लो कैलोरिक डाइट के अंदर होते हैं, उनको पहले आप मेंटेनेंस पे शिफ्ट करोगे कुछ समय के लिए। ठीक है। तो उनको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे, रादर कि आप उससे भी कम कर दो। ठीक है। तो ये बहुत कॉमन सी बात है। उसके बाद बॉडी कॉम्पोजिशन को एक बार हम फिर से जान लेते हैं। बॉडी कॉम्पोजिशन में आपने क्या करना है, इसी मेथड के थ्रू आपने एसेस कर लेना है, स्टार्टिंग में ही उनको बोलना है कि आप बॉडी कॉम्पोजिशन करवा के लिए आओ, ताकि आप उनके लिए उनका प्लान डिसाइड कर सको, या अगर प्लान डिसाइडेड है ऑलरेडी तो वही बॉडी कॉम्पोजिशन में जो मेजरमेंट्स निकली हैं वो आपको मदद कर पाए पोस्ट असेसमेंट के अंदर। क्लियर। तो इसमें आपको निकलेगा फैट मास। अब फैट मास की अगर हम बात करें, अगर मेल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो अराउंड अराउंड कितना होना चाहिए, 6 to 20% के आसपास हम आइडियल मान लेते हैं। ठीक है। मसल मास की अगर हम बात करें तो हम 20 से लेके के 45% तक हम आइडियल मान लेते हैं मेल की कैटेगरी के अंदर। फीमेल की कैटेगरी में अगर हम वापस जाएं तो उसमें उनमें थोड़ा सा फैट मास ज्यादा होता है, और वो एक्सेप्टेबल है 8 to 25%। और उनके बॉडी में वो फैट मास थोड़ा ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, बॉडी कॉम्पोजिशन अगर देखें मेल और फीमेल का, तो फीमेल की बॉडी में फैट मास ज्यादा है, बिकॉज वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हार्मोनल बैलेंस के लिए, क्योंकि जो उनकी बॉडी में एस्ट्राडियोल है, मतलब एस्ट्रोजन है, वो उसकी फैट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है एस्ट्रोजन की, कंपेरेटिवली टेस्टोस्टेरोन की मसल कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। और फीमेल में ईस्ट्रोजन जो है वो डोमिनेंट हार्मोन। ठीक है ना, वो जो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है, वो जो प्रोजेस्टेरोनिक इफेक्ट है बॉडी में, उसमें फैट मास का जो कंटेंट है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, उनकी फैट कैरिंग कैपेसिटी बॉडी में ज्यादा है। वो इंपॉर्टेंट भी है उनको कंसीव करने के लिए, ठीक है, बेबी को डिलीवर करने के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो उनके बॉडी कॉम्पोजिशन और उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फैट मास जो थोड़ा सा ज्यादा हम कह रहे हैं कि मेल से ज्यादा उनका होता है, वो बिल्कुल जेन्यून है और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, तो इनका 8 to 25% को हम आइडियल मानते हैं फीमेल में। और इनका मसल मास कंपेरेटिवली मेल से कम होगा। मुसलमान को मास को हम यहाँ पे मानते हैं 20 to 35% के अंदर, इसको आइडियल मानते हैं। ठीक है, तो इतना बॉडी कॉम्पोजिशन के दो बेसिक पैरामीटर्स आपको देख लेने हैं। अब मान लो आपके पास एक क्लाइंट आता है, मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या कराना चाहिए वहाँ पे, फैट लॉस या क्लीनिंग। क्लाइंट का हाइट में यहाँ पे इसने हमें बताया 170 सेंटीमीटर, इसने हमें वेट बताया 100 kgs। ठीक है, इसका वेट है। उसके साथ इसने बताया इसका जो फैट मास है वो है 28। ठीक है, मसल मास इसने बताया जो कि इसका 20 के आसपास है। ठीक है, ये पैरामीटर्स इसने हमें बता दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, बट इनके अकॉर्डिंगली, और ये इसकी जेंडर भी आप देख लो, जेंडर इसका है मेल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप उसे कैसा प्लान दोगे बताओ, कैलोरी डेफिसिट दोगे या आप इसको कैलोरी सरप्लस प्लान दोगे, किस प्लान में इसको लेके जाओगे आप? देखो, ब्रोका इंडेक्स के हिसाब से, ब्रोका इंडेक्स अगर आप निकालो, मतलब हाई, अगर इसका आइडल वेट को निकालना चाहो तो उसके हिसाब से तो इसका जो वेट बनता है वो बनता है 70 kg। ठीक है, उसके हिसाब से इसका 70 kg बनता है इस कंडीशन के हिसाब से। और उसका जो फैट मास है वो ऑलरेडी ज्यादा है, मैंने बोला 20% के अंडर होना चाहिए, तो वो भी इसका ज्यादा है। और मसल मास भी कंपेरेटिवली थोड़ा कम है। तो ठीक है, बट एक आइडियल रेंज में नहीं है। इस केस के हिसाब से आप कौन सा प्लान इसको देना चाहोगे, फैट लॉस या गेनिंग प्लान? जल्दी आंसर बताओ। राइट, अब इसे दोगे फैट लॉस। अब देखो एक दूसरा केस है, दूसरा केस है, सेकंड केस। यहाँ पे एज ध्यान रखना, एज मेरी है 21। ठीक है, फैट मास मेरे अंदर है 23%, मसल मास मेरे में है 13%। ठीक है, बाकी और चीजें नहीं दे रहा हूं आपको, सिर्फ इतने इतने चीजों से मुझे बता दो कि इस कंडीशन में आप क्या करवाना चाहोगे इसको। जैसे आपने देखे होंगे ना, वो वाला क्लाइंट है ये, जो स्किनी टाइप होते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत फैट मास दिखता है हमें, बट वैसे बहुत कमजोर होते हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें ये चीज देखेंगे कि फैट मास तो यार 23 है, तो हमें फैट लॉस कराना चाहिए। काफी सारे लोग ये हमें समझने वाले हैं कि 23 फैट मास मीन ज्यादा है, अपने को कम करना है फैट, तो फैट लॉस प्रोग्राम इसको देने की कोशिश करेंगे। बट क्या आप करोगे ऐसा? आंसर इज नो। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यार जो एज है ना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एज इसकी 21 है, और 21 एज में ये अपने हार्मोनल पीक पर है। इसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, इसकी बॉडी में जो जीएच है, इसकी बॉडी में जो आईजीएफ हार्मोन है, जो कि मतलब मेन एनाबॉलिक हार्मोन है जो बॉडी को बिल्ड करने में मदद करते हैं, वो पीक लेवल पे हैं। क्या आप इस समय पे भी इसका फैट लॉस प्रमोट करोगे? यार ये फैट लॉस करे, फैट लॉस में कैलोरी डेफिसिट दोगे और कमजोर हो जाएगा, मसल मास शायद और घट जाए, वो तो वैसे ही बहुत कम मसल मास है, मतलब बहुत पतले पतले मसल्स है। फैट मास भले ही थोड़ा सा ज्यादा हो, वो चलेगा अभी के लिए, बट आप यहाँ पे इसके एज का फायदा उठाने वाले हो, क्योंकि इस एज में हार्मोनल पीक आपको मिलने वाला है। अगर यही कंडीशन शायद होती 50 एज में, तो शायद वहां पे आप उतना अच्छा आप गेन नहीं कर पाते, बट यहाँ पे आपकी जो गेनिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है, उस चीज का आप यूज करोगे। तो आप यहाँ पे कौन सा प्लान दोगे? मसल गेनिंग। ठीक है, क्लियर होगी बात? हाँ, अगर मान लो एज के हिसाब से अगर देखा जाए, मान लो एज होता 38 के आसपास, फैट मास होता मेरा 27 के आसपास, मसल मास मेरा होता अराउंड अराउंड 22 के आसपास। अब इस केस में तो क्लियरेंस है कि भैया एज हमारी बहुत ज्यादा है, तो अगर फैट मास ज्यादा है तो रिडक्शन करना ही पड़ेगा। क्लियर?
तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारा ना ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले भी आपको ना ये स्लो मेटाबॉलिज्म, फास्ट मेटाबॉलिज्म ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखो जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है ना, उसका मतलब क्या होता है, द रेट एट विच कैलोरीज आर बर्न्ड। मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा रेट जिसमें हमारी बॉडी कैलोरी बर्न करती है। अब वो हाई भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, ऑप्टिमल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिर्फ एक प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। मेटाबॉलिज्म एक काफी बड़ा टर्म है ना। मेटाबॉलिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस, जितने भी ब्रेकडाउन्स बॉडी में हो रहे हैं, सब कुछ आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। मेटाबॉलिज्म दो वर्ड के अंदर आता है बेसिकली, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म वर्ड है ना, वो एक बहुत बड़ा टर्म है। आप एक्टिविटी कर रहे हो वो भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, आप सो रहे हो वो भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, आप खाना खा रहे हो वो भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, आप खाने को बाहर निकाल रहे हो वो भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस, जितने भी एक्टिविटीज बॉडी में हो रही हैं, वो आपके मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। तो अगर देखो, अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म भी इसी के अंदर आती है। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर वन। ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होना, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स टू द स्मॉलर वन। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बना दूं एनाबॉलिज्म का, तो ऐसे कह लो आप कि छोटे 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 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, इनसे कन्वर्जन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। ये एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डिंग प्रोसेस, बढ़ना बॉडी, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे एनाबॉलिक प्रोसेस, हम क्यों बोलते हैं एनाबॉलिक हार्मोन, स्टीरॉइड हार्मोन को हम एनाबॉलिक हार्मोन क्यों कहते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, इवन ईस्ट्रोजन है, इवन आपका जीएच है, ग्रोथ हार्मोन। क्यों? क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो टेंडेंसी है बॉडी को ग्रो करने की है, बढ़ा करने की है ना। तो इसलिए इनको एनाबॉलिक हार्मोन कह देते हैं हम। एनाबॉलिक मीन्स बड़ा, सिंथेसिस, इंक्रीमेंट, है ना। जैसे कि मान लो आपने प्रोटीन इंटेक किया, आपने खाना खाया, आपने कैलोरी इंटेक करी, कार्ब्स इंटेक किया, कुछ भी खाया आपने, वो ब्रेक डाउन हुआ पहले तो। ब्रेक डाउन होकर बॉडी में कहाँ गया, आपके ब्लड स्ट्रीम में आ गया, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में पड़े हुए हैं। अब उसके बाद वो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स आगे जाके यूज होंगे ना, आपके वो अमाइनो एसिड्स जो बहुत सारे हैं, वो मिलकर के क्या बनाएंगे, आपका प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाएंगे और आपका मसल बिल्ड होगा। वो क्या एनाबॉलिक प्रोसेस है। ऐसे कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, आप भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, ग्लाइकोजन आपके भरे हुए हैं ना। जो ग्लूकोज है वो आपका छोटा छोटा ग्लूकोज क्या है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजन मतलब जो आपके मसल के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, वो क्या है, वो भी एक एनाबॉलिक प्रोसेस था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होना, बड़ा एक एनर्जी स्टोर होना। अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो वो ग्लाइकोजन टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एटीपी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी डिग्रेड हो रही है एज अ फॉर्म ऑफ हीट। ये क्या प्रोसेस है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है ना। तो बॉडी में ये दो प्रोसेसेस होते हैं, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म, और ये दोनों प्रोसेस ऐसे चलते हैं। ठीक है ना, ऐसे कभी एनाबॉलिज्म भी होगा, कैटाबॉलिज्म भी होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि सिर्फ एनाबॉलिज्म ही होता रहे, सिर्फ एनाबॉलिज्म ही होता रहे, कि भाई इंक्रीमेंट ही होता रहे, ऐसा पॉसिबल है क्या। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि सिर्फ कैटाबॉलिज्म ही होता रहे, सिर्फ ब्रेक डाउन ही होता रहे, बॉडी में कुछ हो ही ना हो। दोनों ही कंडीशन, दोनों ही प्रोसेसेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और ये होंगे ही होंगे। ब्रेकडाउन होगा तो सिंथेसिस भी होगी, सिंथेसिस होगा तो ब्रेकडाउन भी होगा, तभी तो बॉडी काम कर पा रही है हमारी, है ना। इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। अब ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक सी एक मीनिंग बता दी कि एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या है। बट देखो अब ये तो मैंने बहुत बेसिक चीज बताई आपको, बट इसके साथ भी अगर हम रिलेट करें, यार इस हिसाब से अगर हम देखें, तो बॉडी में तो हर काम में मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है। तो सांस ले रहे हो आप, वो भी एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है कि नहीं है। आपका जो हार्ट काम कर रहा है, वो भी एक मेटाबॉलिज्म का काम पार्ट है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, वो भी एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है।
है ना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है देखो, आपने खाना लिया, उस खाने को ब्रेक डाउन कर रहा, तोड़ रहा है, मैस्टिफिकेशन। तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी तो बॉडी को कैलोरी की रिक्वायरमेंट है ना, वहां पर भी बॉडी कैलोरीज को बर्न कर रही है, क्योंकि आपके मैसेटर्स काम कर रहे हैं, आपके जो यहाँ के मसल्स हैं वो तोड़ रहे हैं खाने को, स्विंग कर रहे हैं। तो आपकी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी कैटाबॉलिक प्रोसेस दिखा रही है। अब जब ये फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा बॉडी में, फिर जाके एनाबॉलिक प्रोसेस दिखाएगी कि बॉडी में यूटिलाइज होंगी। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारे कामों के अंदर आपका मेटाबॉलिक जो ये सब काम जो है ये मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है, मतलब बॉडी का कोई भी काम हो मेटाबॉलिज्म के अंदर आ रहा है। चाहे आप सोना ही क्यों ना हो, बोलना ही क्यों ना हो, अभी मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। मेरी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रही है ना, मेरी एनर्जी लग रही है, मेरे जो लैरिंग्स एरिया वहां से वॉइस वोकल आवाज प्रोड्यूस हो रही है, ये भी एक एक्टिविटी का काम है, यहाँ पर भी कैलोरीज की जरूरत है, यहाँ पे भी एनर्जी की जरूरत है। ये भी एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, कैटाबॉलिक इफेक्ट है बॉडी में। आप सब लोग सुन रहे हो, आप सब लोग शायद लिख भी रहे हो जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, या फिर नहीं भी लिख रहे तो आपका ब्रेन तो काम कर ही रहा है, जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपके जो फोनो रिसेप्टर्स हैं वो सुन रहे हैं और उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं दिमाग में कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन, अच्छा ये है। और जो ये इंटरप्रिटेशन है और उसके बाद जो आपके दिमाग में अकोमोडेशन है, यानी कि जो चीज आप उससे सीख रहे हो, जो चीज आप लर्न कर रहे हो, तो आप उसे दिमाग में स्टोर कर रहे हो, दिमाग में स्टोर कर रहे हो, या फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर आप उसके लिए कुछ सोच रहे हो। तो ये भी एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी बॉडी एनर्जी को यूज कर रही है इन सारे कामों के लिए। बात समझ में आई। तो अब कहने का मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ एक चीज को लेके काम नहीं करता, क्योंकि हर चीज में मेटाबॉलिक फंक्शनिंग इन्वॉल्व है। तो क्या मेटाबॉलिज्म सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट है क्या, कि अगर हम न्यूट्रिशन ठीक कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ एक चीज पे ही होता है क्या मेटाबॉलिज्म डिपेंडेंट? बताइए। ऐसा तो नहीं है, आपके न्यूट्रिशन पे भी डिपेंडेंट है, आपकी एक्टिविटीज पे भी डिपेंडेंट है, और बताइए आपके स्लीप पे भी डिपेंडेंट है। आप अगर नहीं सो रहे हो या कम सो रहे हो तो उस पे भी मेटाबॉलिज्म डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स पे भी कुछ हद तक डिपेंडेंट है, कितना खाते हो उस पे भी डिपेंडेंट है, स्ट्रेस पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है तो आपके कैटाबॉलिक सिक्रीशंस बहुत ज्यादा होंगे, कैटाबॉलिक हार्मोन ज्यादा बॉडी में रिलीज होंगे, और वो आपकी बॉडी को ब्रेक डाउन ज्यादा देंगे, है ना, आपकी एक्टिविटीज उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो बहुत सारी कंडीशन, इवन आपके जो डिसऑर्डर्स हैं, लाइक मान लो आपके किसी को ऑलरेडी मेडिकल कंडीशन है, प्री मेडिकल कंडीशन, हाइपोथायराइडिज्म है उसको, थायराइड की फंक्शनिंग उतनी उतनी अच्छी नहीं है, वो भी एक मेटाबॉलिक फंक्शनिंग में इफेक्ट आ गया। ठीक है, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, वो भी एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है आपके मेटाबॉलिक रेट को जो डिसाइड करता है ना। इवन आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। जेनेटिक्स भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना मेटाबॉलिज्म में। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्योंकि अगर मान लो मेरे एंसेस्टर्स, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इसको जीन ट्रांसक्रिप्शन भी कह देते हैं, कि यार अगर हमारी बॉडी, काफी सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं ना कि सर अगर हम अब बहुत हेल्दी हो जाएं, बहुत स्ट्रांग हो जाएं, तो क्या हमारी आने वाली जनरेशन स्ट्रांग होगी? जो जीन ट्रांसक्रिप्शन होते हैं ना वो बहुत इतने माइनर टाइम पे काम नहीं करते, बट मैं अगर ये कहूँ कि लॉन्ग रन में जरूर ऐसा हो सकता है कि अगर आप आज स्ट्रांग हो, अगर आज आप अच्छी एक्टिविटीज करते हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका कार्डियक हेल्थ अच्छा है, आपका मसल मास अच्छा है, तो आने वाली जनरेशन, सिंगल जनरेशन के ऊपर बात नहीं है, जो मल्टीपल जनरेशन के आगे आने वाली जो जनरेशन है, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी यही सेम चीज चलती रहती है ना, तो आपकी आने वाली जनरेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ये बिल्कुल सही बात है। तो जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई ऐसी फैमिली से आ रहा है जहां पर उनके पूर्वज एंसेस्टर्स जो हैं वो स्वीट्स, मिठाइयाँ या इन चीजों का काम करते हैं। अब वो देखोगे आप तो उनके ज्यादातर जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, क्योंकि एक तो कल्चरल कंडीशंस भी वैसी हो गई, न्यूट्रिशन भी वैसा हो गया, और बॉडी वेट भी उन लोगों का देखो, बॉडी कॉम्पोजिशन देखोगे बहुत हैवी हैवी होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं।
एक्टिविटी लेवल वैसे ही बहुत कम होता है। तो यही सेम चीज सेम चीज सेम चीज पास ऑन हो रही है जेनेटिकली। तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो और वीक होते जा रही है ना, चाहे उनके मेटाबॉलिक हेल्थ की बात कर लो या बाकी चीजों की भी। ऐसे ही जीन ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो ये भी है एक इंपॉर्टेंट रोल, ये सारी चीजें जो है ना मैटर करती हैं और ये डिसाइड करती है मेटाबॉलिज्म। अगर किसी को थायराइड है, पीसीओडी, तो उन सब की बात हम करेंगे हेल्थ कंडीशन वाले चैप्टर में, ठीक है, अभी रुक जाओ, वो बाद में आएगा चैप्टर। ओके, क्लियर हो गया ना। तो ये सारी चीजें जो है ना मैटर करती हैं, इसलिए आप अपने जेनेटिक्स को तो नहीं बदल सकते हो, बट आप ये तो जरूर कर सकते हो ना कि आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि ये जो अदर देन जेनेटिक्स फैक्टर है ना, जो जेनेटिक्स के बाकी वाले फैक्टर्स हैं उन पे तो काम कर सकते हो, वो तो कंट्रोलेबल थिंग्स है ना। आपका एक्टिविटी तो कंट्रोलेबल है। हाँ, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप बिल्कुल आर्नोल्ड जैसे हो जाओगे अगर आप एक्सरसाइज कर लो या न्यूट्रिशन ठीक कर लो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये बात ठीक नहीं, बट ये आप जरूर कह सकते हो कि हाँ, जिस कंडीशन में अभी मैं हूँ उससे मैं बहुत अच्छी कंडीशंस में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। आप एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हो, आप न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप जो आप स्लीप वगैरह जो बैलेंस कर रहे हो उसको बैलेंस कर सकते हैं, है ना। इन सारी चीजों, ये तो आपके हाथ में है, अगर इनको ठीक कर लोगे तो बहुत सारी चीजें वैसे ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिक रेट का एक बेसिक डेफिनेशन या मीनिंग। स्लो मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वो लोग हो जाएंगे जिनका मेटाबॉलिक रेट स्लो है ना, इनको एंडोमॉर्फ टाइप भी कह देते हैं। अगर मैं बॉडी टाइप्स की बात करूं तो बॉडी टाइप्स ही शेल्डन ने तीन तरह के बॉडी टाइप्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा तीन तरह के बॉडी टाइप्स होते हैं देखने में, अपीयरेंस वाइज भी और वैसे मेटाबॉलिक वाइज भी। एक होते हैं एंडोमॉर्फ, एक होते हैं मीजोमॉर्फ, और एक होते हैं एक्टोमॉर्फ। ठीक है, एंडोमॉर्फ जो होते हैं स्लाइटली हेवी पार्ट, जिन जो है थोड़े हेवी होते हैं, जिनमें फैट मास बहुत ज्यादा होता है, और जिनकी बॉडी में अगर आप ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन जिनकी देखो तो उनके शोल्डर ब्रॉड होंगे, हिप रेशियो ब्रॉड होगी, और पेट भी काफी ज्यादा हो सकता है, फैट मास काफी ज्यादा होता है उनमें मसल मास से। मेसोमॉर्फ में जो आते हैं वो आते हैं एथलेटिक टाइप, जिनकी आप कह सकते हो जिनमें मसल मास भी अच्छा है, जिनमें फैट मास ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल मतलब बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, सही है, और मसल मास भी अच्छा है। एथलेटिक फिजिक, जिनकी वी शेप बॉडी बनती है, जिनका जो शोल्डर वर्थ है वो ब्रॉड है, और हिप रेशियो जो कंपेरेटिवली नैरो है, वो लोग आ जाएंगे मेसोमॉर्फ कैटेगरी में। फीमेल की कैटेगरी में जाओगे तो उनका तो बॉडी एनाटॉमिकल डिफरेंसेस थोड़े हैं, तो उनकी बॉडी में अगर आप ये चीज नोटिस करते हो तो उनकी कैसी बॉडी बनेगी, उनका जो शोल्डर विड्थ होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा नैरो रहता है एज कम्पेयर टू पेल्विक रीजन। ठीक है, तो थोड़ा वो डिफरेंस रहेगा, उनके लिए वो बेस्ट मेसोमॉर्फिक टाइप बॉडी होगी। ठीक है, और उसके बाद एक्टोमॉर्फ बॉडी जो है, एक्टोमॉर्फ बॉडी वो क्या होते हैं आपके, जो लीनर साइड में होते हैं, बहुत वीक, वीक तो नहीं कहूंगा बट ये कह सकते हैं हम कि उनमें मसल मास बहुत कम होता है, पतले लोग। ठीक है, ये इस कैटेगरी में आ जाता है। अब जब हमें डाइट प्लानिंग करनी है तो हमें ना सबसे पहले निकालना पड़ेगा बीएमआर। ठीक है, बीएमआर को हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है वैसे मिनिमम कैलोरीज रिक्वायर्ड, मिनिमम कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं उनको हम बोल देते हैं बीएमआर। ठीक है, अब जो इसमें आप देखते हो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या है आपकी, ये आपको देखने को मिल रही है।
अब मिनिमम कैलोरीज रिक्वायर्ड का मतलब क्या है भाई, इतनी तो कैलोरीज चाहिए ही होंगी ताकि आपकी बॉडी फंक्शन सही तरीके से काम करते रहे, आपकी जो बॉडी में ऑर्गेन्स हैं, आपकी पूरा जो बॉडी फंक्शन है वो प्रॉपरली काम कर सके। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए गए, वाइडली ग्लोबली बहुत सारे फॉर्मूलाज स्टैब्लिश किए गए हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला आपके सामने दिखा रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं मैफ्लिन्स इक्वेशन। ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में शायद हैरिस बेनेडिक्ट दिया हुआ है। ठीक है, हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन के ऐसे ही काफी सारे इक्वेशंस है जो वाइडली एक्सेप्टेड इक्वेशंस हैं। ठीक है। तो इनमें से ये दो ऐसे प्रूवन इक्वेशंस है जो काफी ज्यादा अप्लाई होते हैं, और इनका काफी ज्यादा मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी को काफी ज्यादा प्रूव किया गया है, माना गया है, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो बीएमआर के लिए फाइंड करने के लिए। तो इनमें आपने वेट लेना है केजीज में, हाइट लेना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप निकाल लोगे, मेल के लिए ये दिया हुआ है, फीमेल के लिए ये दिया हुआ पैरामीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसी के अलावा एक और बहुत सिंपल सा मेथड बताता हूँ, अगर इसमें नहीं जाना आपको। वो सिंपल मेथड में क्या होता है, आपको लेना होता है वेट इन पाउंड्स, वेट इन पाउंड्स मल्टीप्लाई बाय 11 कैलोरीज पर पाउंड। ठीक है, ये होता है मेल के लिए। अगर आपको सिंपल तरीके से फाइंड आउट करना तो ये भी आपका फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। उसके बाद वेट इन पाउंड्स फीमेल के लिए अगर हम निकालें तो वेट इन पाउंड मल्टीप्लाई बाय 10 कैलोरीज पर पाउंड। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन से हमें क्या पता लग जाएगा, बीएमआर पता लग जाएगा, बेजल मेटाबॉलिक रेट पता लग जाएगा, मतलब इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए कैलोरी सर्वाइवल के लिए, वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, वेट इन पाउंड्स मल्टीप्लाई बाय 11 कैलोरीज पर पाउंड। यहाँ पे आएगा वेट इन पाउंड्स मल्टीप्लाई बाय 10 कैलोरीज पर पाउंड। बात क्लियर होगी। ये कैलकुलेशन बताइए आपको, एक तो मैंने हैरी ये बता दिया आपको मैफ्लिन्स, या आप ये भी यूज कर सकते हो, इसको आरसीई मेथड भी कह देते हैं, आरसीई मेथड, आरसीई मेथड। तो आपने निकाल लेना है, ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लेना है, और आप फाइंड आउट कर लेंगे इसको। जैसे आप फाइंड आउट करते हो, मान लो आपका निकल के आता 1400 कैलोरीज, एग्जाम्पल के तौर पे आपका निकल के आया 1400 कैलोरीज। ठीक है, जितना भी अपनी हाइट एंड वेट लिया, अभी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी आप अपना करके देख लेना उस समय। तो ये क्या हो गया आपका बीएमआर हो गया, बीएमआर क्या आ गया आपका 1400 कैलोरीज आपका निकल के आ गया। अब ये 1400 कैलोरीज क्या, मिनिमम कैलोरी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए जो आपका सर्वाइवल के लिए जो कैलोरीज चाहिए वो आ गई हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, आप ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे ये कैलोरीज सिर्फ आपकी मिनिमम कैलोरीज हैं, इसमें आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं निकली है अभी, मतलब इसमें आपकी एक्टिविटीज इंक्लूडेड नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी ऑर्गेन फंक्शनिंग और बॉडी फंक्शनिंग को लेकर के है ये। बट ऐसा तो नहीं है कि हम एक्टिविटी करते नहीं है, कोई हर कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। इवन वो जो नॉर्मल जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो भी एक एक्टिविटी है, दिन के अंदर अगर आप 5000 स्टेप कर रहे हो वो भी एक एक्टिविटी है। आप जो चलना करना है और बाकी जो काम है, बोलना है, ये सब एक्टिविटीज है ना। तो इन एक्टिविटीज को भी इंक्लूड इसके अंदर करते हो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को जानने के लिए। अब अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है, देखो बीएमआर तो आपका मान लो 1400 आ गया। अब आपको अगर मेंटेनेंस कैलोरीज जाननी है, मेंटेनेंस, मेन सी लिख रहा हूँ, मेन सी का मतलब मेंटेनेंस कैलोरीज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीएमआर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्टिविटी फैक्टर से, क्योंकि हर किसी का एक्टिविटी फैक्टर अलग है ना, तो एक्टिविटी फैक्टर भी आपको जानना जरूरी है ताकि आप मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकें। अब एक्टिविटी फैक्टर आप जल्दी से देख लो नीचे। एक्टिविटी फैक्टर हमें इस तरीके से दिया हुआ है, सेडेंट्री 1.1, लो एक्टिव 1.3, मॉडरेट एक्टिव 1.5, हाईली एक्टिव 1.7 एंड वेरी हाई एक्टिव 1.9। ठीक है, सेडेंट्री का मतलब क्या हो गया, जिसमें जो क्लाइंट बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करता है, ना के बराबर उसकी एक्टिविटी है, नो फिजिकल एक्टिविटी, कोई अलग से एक्टिविटी नहीं करता है वो दिन के अंदर, सिर्फ जितना भी उसके सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत मूवमेंट है वो करता है, मतलब दिन में एक कमरे से दूसरे कमरे जाना, ठीक है, एक आध बारी स्टेयर्स ऊपर चले जाना, जितना जरूरत है सिर्फ उतना, फिजिकल, नो फिजिकल एक्टिविटी।
ठीक है, वो लोग इसके अंदर फॉल करते हैं सेडेंटरी में। लो एक्टिव में वो लोग आ जाएंगे जिनका फिजिकल एक्टिविटी है, पर वो भी क्या है, बहुत कम है, ना के बराबर है, मतलब अराउंड 2K तक स्टेप्स हो जाते हैं इनके। उसके अलावा वीकेंड्स पे या एक दो दिन ये वर्कआउट कर लेते हैं, 1 से 2 दिन ये वर्कआउट कोई स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे कि मान लो एक दो दिन सैटरडे संडे ऑफ आया इनका, तो इन्होंने जॉगिंग कर लिया, वॉकिंग कर लिया 5 किलोमीटर। बाकी पूरे दिन के अंदर जो 4-5 दिन है, वहां पे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ 2,000 के आसपास, 3,000 के आसपास स्टेप्स, उससे ज्यादा नहीं। इनको बोलते हैं लो एक्टिव। मॉडरेट एक्टिव का एग्जाम्पल हो जाएगा जहाँ पे आपकी एक्टिविटीज का ज्यादा स्कोप है, लाइक आप रेगुलर वर्कआउट करते हो। ठीक है, रेगुलर वर्कआउट करते हो आप, मान लो चलो वेट ट्रेनिंग ही करते हो आप रेगुलरली 1 आवर का रोज, और वो आपका मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी है। ज्यादातर जो लोगों का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी रहता है थ्रू आउट वर्कआउट। तो आपका मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट है, आधे घंटे का वर्कआउट करते हो, इसके अलावा आपके 4,000 तक स्टेप्स हो जाते हैं दिन के अंदर। ये लोग आ जाएंगे मॉडरेट एक्टिव के अंदर। हाईली एक्टिविटी के अंदर वो आ जाएंगे जो लोग फिजिक जिनका रेगुलर वर्कआउट तो है हाई इंटेंसिटी का भी, बट उनके जो स्टेप्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैं, उनके ना 6K स्टेप्स तक हो जाते हैं, मतलब चलना करना उनका काफी ज्यादा है, इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है, बिजी रहते हैं, और रेगुलर वर्कआउट तो है ही। वो हाई एक्टिव के अंदर है। वेरी हाई एक्टिव के अंदर आ जाते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर, एथलीट्स। ठीक है, जिनके दिन के अंदर 2-2 3-3 सेशंस होते हैं 2-2 घंटे के, तो ये तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। या फिर लैंड माइन वर्कर्स, लेबरर्स, वो सारे लोग इसके अंदर आ जाते हैं वेरी हाई एक्टिव के अंदर। इसके अलावा ये चार मैंने आपको अलग से बताई दिए, तो आप इसके अकॉर्डिंगली चूज कर लोगे कि वो किसके अंदर फॉल करता है। मान लो अभी हम ये लेके चलते हैं लो एक्टिव है, फिजिकल एक्टिविटी करता है थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत मूवमेंट करता है, थोड़े बहुत स्टेप्स है उसके, ये हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है उसका एक्टिविटी फैक्टर ये है। अब हमें निकालना था क्या, TDEE या मेंटेनेंस के लिए। TDEE का मतलब होता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, मान लो हमने माना कि लो एक्टिव है हम, कितना निकला था BMR हमारा, हमने बोला था BMR मल्टीप्लाई बाय 1, एक्टिविटी फैक्टर करना है, तो कितना हो जाएगा, BMR निकला था 1400, एक्टिविटी फैक्टर है 1.3, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1820। कितना हो जाएगा ये, 1820 कैलोरीज। अब ये इतनी कैलोरीज है जितनी आपको रिक्वायर्ड है, जरूरत है जिसकी आपको, अगर आपको मेंटेनेंस पे रहना है, जैसे आपकी फिजिक अभी है वैसे ही अगर बनाई रखनी है, बराबर रखना है, इतनी एक्टिविटी रखनी है, तो ये ऐसा आपका, ये आपका मेंटेनेंस कैलोरीज होगा। पर मान लो इस क्लाइंट को करना था गेनिंग, ठीक है, गेन करना है इसको। अब ये मेंटेनेंस कैलोरीज में क्या करेगा, सरप्लस क्रिएट करेगा, मतलब TDEE में ये सरप्लस क्रिएट करेगा। अगर इसको कम करना था तो डेफिसिट क्रिएट करता। तो कितना हुआ, मान लो 1820 था इसका, हमने प्लस कर दिया 400। ठीक है, हमने 400 कैलोरीज का सरप्लस बना दिया। कितना हो गया ये, 380 का बना लो चलो। कितना हो गया ये आपका, 2200 कैलोरीज हो गया, 2200 कैलोरीज हो गया। TDE का मतलब होता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हमने क्या करा, TDE में सरप्लस कर लिया, इसको मेंटेनेंस कैलोरीज भी कह सकते हो, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर को। तो भैया हमने 2200 कैलोरीज का डाइट प्लान बना दिया। अब 2200 का जो है वो गेनिंग प्लान बनेगा हमारा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर 2200 में तो हम 90% आप भी ले सकते हैं, 10% प्रोटीन ले लेंगे, बाकी कुछ लेंगे नहीं, वो तब भी हो सकता है, या फिर ज्यादा फैट भी ले सकते हैं 2200 कैलोरीज में। तो इसका रेशो क्या होगा, ठीक है, रेशो क्या होगा, तो रेशो की अगर हम बात करें, वैसे तो रेशो जो है वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, उसके गोल के हिसाब से भी। तो अभी हम यहाँ पे बिगिनर, अगर बिगिनर कंसिडर कर रहे हैं अगर इस बंदे को, और इसने गेनिंग करना है, तो हमने क्या करना है, अराउंड 55% के आसपास इसको हमने देने हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अराउंड 20% इसको हमें देने हैं प्रोटीन, और बाकी कितना बच गया, बाकी कितना बच जाएगा,
25% ना, 25% आपको चाहिए फैट। क्लियर। ये आपने रेशियोज की प्रोवाइड करनी है इसको। अब ये बिगिनर के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी रेशियोज भी बताऊंगा कैसे आपको क्यों करना है, ये रीजन क्या है इसका वो भी बताऊंगा। अब 55% आप क्या ले लो, 2200 कैलोरीज में से 55% आपको कार्ब्स की लेनी है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन दे देते हैं, हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। 2200 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो कितना आ गया ये आपका, 1210 आ गया। इतना कैलोरीज आपको चाहिए कहाँ से, कार्ब से चाहिए। अगर मैं 2200 का मैं 20% निकालूं, ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा आपका, 440 कैलोरीज। 440 कैलोरीज। और ऐसे ही अगर मैं 25 मतलब 12 1210 प्लस 440 माइनस बाय 2200, तो कितना निकल जाएगा, बाका बचा कितना, ये 550 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे तीनों का परसेंटेज निकाल लेना। और फिर आपको ये पता है कि जो आपका कार्ब्स है वो 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। कार्ब्स की अगर बात करें तो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज देता है। फैट आपको 1 ग्राम में 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। प्रोटीन आपको 1 ग्राम में 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको ये कैलोरीज में से ग्राम्स में कन्वर्जन करना है, तो आपको कार्ब्स को 4 से डिवाइड कर लेना है, प्रोटीन को 4 से डिवाइड कर लेना है और फैट को 9 से डिवाइड कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर हम 1210 को 4 से कर लें, 1210 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 302 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। 302 ग्राम कार्ब्स खाने हैं हमें इस डाइट के अकॉर्डिंग। और अगर हम 110 ग्राम हमें प्रोटीन खाना है, ठीक है, और 550 को अगर हम डिवाइड कर दें 9 से, तो हमें अराउंड 62 ग्राम्स के आसपास हमें खाना है फैट। ठीक है, कुक्ड और अनकुक्ड की बात नहीं है। 1 ग्राम आपको 4 कैलोरी, अगर 1 ग्राम कार्ब्स ले रहे हो आप तो आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, ये बात है। सर कुक्ड और अनकुक्ड की तो बात ही नहीं है इसमें। अगर आप कोई फ्रूट खा रहे हो तो वो तो कच्चा ही खा रहे हो आप। अगर फ्रूट में मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब मान लो एक फ्रूट आपने लिया, XYZ फ्रूट। अब वो फ्रूट के अंदर 22 ग्राम्स कार्ब है। इसका मतलब क्या है, कितनी कैलोरीज है उसके अंदर, कितनी कैलोरीज है उसके अंदर, 22 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल आएगी कैलोरीज कितनी होगी, 88 कैलोरीज उसके अंदर है। बात समझ में आ गई। अब वो चाहे आपका कुक्ड हो चाहे वो अनकुक्ड हो, कार्ब्स 1 ग्राम में 4 कैलोरीज देते हैं आपको। प्रोटीन 1 ग्राम में 4 कैलोरीज देता है। फैट 1 ग्राम में 9 कैलोरीज देता है। बात समझ में आ गई। ये यूनिट है ना एनर्जी की, कितनी एनर्जी देता है वो 1 ग्राम में, वो यूनिट है एक एनर्जी की, कैलोरीज। ठीक है, किलो कैलोरीज हम बोलते हैं, KCAL। जैसे वेट एक है ना कि आपका 1 kg वेट है, ये केजी क्या है, ये मीटर्स क्या, ये एक यूनिट है जो हमें बताता है कि हाँ इतने में इतना सेंटीमीटर होता है, या 1 kg में इतने ग्राम्स होते हैं। वैसे ही 1 ग्राम्स में 4 कैलोरीज होती हैं, इसका यूनिट हो गया। और 4 कैलोरीज क्या है, 4 KCL क्या है, ये किलो कैलोरीज। राइट। ठीक है, तो आपका इस तरीके से निकल गया, कितना निकला था, 302 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स निकला था अराउंड। प्रोटीन आपका 110 ग्राम निकला था और फैट आपका 62 ग्राम के आसपास निकला था शायद। तो ये आपकी डाइट प्लान बनेगी अभी। इट मीन्स 200 कुक्ड राइस 50 ग्राम्स कार्ब्स होता है। अरे मेजर उसका वेट क्यों मेजर कर रहे हो आप, वेट भले उसका 1 किलो, वेट उसका भले ही 1 kg हो,
वेट को तो आपको देखना ही नहीं है, आपको उसके अंदर देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है। जैसे कि मान लो आपके पास एक डब्बा आया, आपके पास मान लो पीनट बटर आया, ठीक है। पीनट बटर आपने लिया, पीनट बटर के अंदर आपने चेक किया कि जो उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट था उसमें देखा लिखा हुआ था कि 1 स्कूप में, एक स्कूप के अंदर आपको 5 ग्राम कार्ब्स मिल रहा है, ठीक है। प्रोटीन आपको मिल रहा है 8 ग्राम, और फैट आपको मिल रहा है 12 ग्राम, ठीक है। ये चीजें आपको देखने को मिली वहां पे। ओके। अब इसको अगर आपको कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा? कार्ब्स में कितना, 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज होती हैं? 4 होती है ना, आपको पता है। 5 4 जा 20 कैलोरीज, तो आपको 20 कैलोरीज जो मिल रही हैं वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रही हैं। प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन भी 4 कैलोरी, 1 ग्राम में 4 कैलोरीज देता है, तो 8 4 जा 32 कैलोरीज, 32 कैलोरीज आपको प्रोटीन से मिल रही हैं। फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं, तो 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना हो गया? 28 कैलोरीज। सॉरी, 108 कैलोरीज, 108 कैलोरीज, ठीक है, 108 कैलोरीज। बट सर, फूड स्केल पे तो वेट के हिसाब से लेना होता है यार, वेट के हिसाब से लेना होता है, वो समझ गए आपकी बात, वो समझ गए आपकी बात। बट आपको बेसिक ही नहीं चीज क्लियर, बाकी लोगों को क्लियर हो गया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? बाकी लोगों को क्लियर हो गया? ये बताओ पहले। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप वेट को देख करके किसी की कैलोरीज बता सकते हो, आप किसी के वेट को देख के कैलोरीज नहीं बता सकते हो, ना ही किसी के कलर को देख के किसी की कैलोरीज बता सकते हो। जो भी ये समझता है न्यूट्रिशन के अंदर कि हम, हमें ये पता लग जाएगा कि हम अगर, अच्छा एप्पल रेड कलर का इतना है तो इसके अंदर इतने कार्ब्स होंगे, अच्छा ये अगर इतने वेट का है तो इसके अंदर इतने प्रोटीन होंगे, अगर ये इतने रेड कलर का या येलो कलर का है तो इसके अंदर इतनी कैलोरीज होंगी, इतना ग्राम कार्ब होगा, इतना प्रोटीन होगा, इतना फैट होगा। ये आप देख कर नहीं बता सकते, या किसी क्वांटिटी से नहीं बता सकते आप। ये कहाँ से मिलते हैं रेफरेंस आपको? ये रेफरेंस कहाँ से मिलता है आपको? ये रेफरेंस आपको ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड टेस्ट हो चुके हैं उस फूड पे, उससे रेफरेंस मिलता है। बात समझ गए आप किसी के वेट को देख के, कलर को देख के थोड़ी कैलोरीज देख सकते हो। या ये भी अब ऐसा हो सकता है कि 1 kg का आपको एक चीज मिल रहा है, उसके अंदर सिर्फ आपको 2 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। बनाना खा लो आप, बनाना मान लो आपने 50 ग्राम्स कंज्यूम किया, वेट के हिसाब से थोड़ी प्रोटीन डिसाइड होता है, ना ही कलर के हिसाब से होता है, ठीक है। आपको ये रेफरेंस से लेना पड़ेगा, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड रेफरेंस टेस्ट हो चुके हैं, उससे ही आपको ये वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। चलो आगे अब चलते हैं। किलो कैलोरीज क्या है? एक आपका यूनिट है। किसका यूनिट है ये? एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो ये याद रखना, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज मिलती है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज मिलती है, और 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 कैलोरीज मिलती है, ठीक है। ये याद रखना। चलो ये सारी बातें हो गई, अब करते हैं आगे कंटिन्यू। तो हमें कैलोरी और मैंने ग्राम्स में कन्वर्जन करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन काफी सारे लोगों का ये होगा कि सर जैसे हमने मेंटेनेंस कैलोरीज निकाली, उसके बाद हमने 400 कैलोरीज ही क्यों प्लस किया,
है ना। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा। ऐसे तो हम 600 भी कर सकते थे, ऐसे 800 भी कर सकते थे, या 1000 भी कर सकते थे। सरप्लस जो क्रिएट किया वो सिर्फ 400 का ही क्यों हुआ? क्वेश्चन ये है काफी सारे लोगों के दिमाग में। और काफी लोगों को ये लग रहा होगा कि सर रेशो भी हमने जो 55%, 20% एंड 25% रखी, वो क्यों रखी? कार्ब्स भी तो 100% दे सकते थे ना, कि 100 का 100% कार्ब्स ही दे दिया, प्रोटीन और फैट नहीं दिया। 2200 के 2200 कैलोरीज कार्ब्स से दे दी, वो वही दे देते, उसमें क्या फर्क पड़ता? क्वेश्चन लोगों का ये दिमाग में होगा। तो ये ध्यान रखना कि जो 400 कैलोरीज हमने बढ़ाई है ना, ये बढ़ाई सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए है। और याद रखना, जितनी भी कल सरप्लस कैलोरीज या डेफिसिट कैलोरीज बनती है, वो अकॉर्डिंगली बनती है आपके क्लाइंट के। और अगर मैं ये कह दूं, वो बात बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि आप जितनी मर्जी कैलोरीज बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी बॉडी की जो डिमांड्स हैं, जरूरतें हैं, उसके हिसाब से कैलोरीज बढ़ती हैं। मान लो इस केस में मैंने लिया बिगिनर को। अब बिगिनर के केस में मैं 1000 कैलोरीज बढ़ा देता, मान लो, तो क्या होता? पहले इसकी डाइट चल रही थी कितनी, अराउंड, इसका जो मेंटेनेंस निकला था वो कितना निकला था, 1820। तो मैं 1000 बढ़ा, मेंटेनेंस कैलोरीज इसका निकला 2200, अगर 1000 बढ़ाता तो निकलता 3200 कैलोरीज। 3200 कैलोरीज का डाइट प्लान इसे मैं देना पड़ता मुझे। अब 32 कैलोरीज के एक प्लान से एक तो अमाउंट ऑफ वेट गेन कितना होता है वो देख लो, क्योंकि एक तो इसका एक्टिविटी फैक्टर वैसा नहीं है। दूसरा क्या होता है, इतनी कैलोरीज अगर मैं दे रहा हूं, उतना एक्टिविटी फैक्टर नहीं है, तो क्या होता है बॉडी में? एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड करी ना मैंने, बहुत ज्यादा। एक्स्ट्रा कैलोरीज से क्या होता है बॉडी में? बताइए, बहुत सिंपल सी बात है। फैट कन्वर्जन। फैट अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसका। तो जो हम गेनिंग की बात कर रहे थे, तो मसल गेन तो होता, बट फैट गेन बहुत ज्यादा हो जाता। ये तो मैंने तब बात कर रहा हूँ जब जब हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट कर ली कैलोरीज। पहली बात तो ये, बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी, इतना ज्यादा कैलोरीज मैंने बढ़ा दिया, इंडाइजेशन नहीं होगा मुझे। मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ती है ना कैलोरीज भी, तो धीरे धीरे बढ़ती है वो तो। अब जब इतना सारा बढ़ा दिया, तो इससे तो इंडाइजेशन होगा, मतलब मेरे को डाइजेस्ट नहीं होगा खाना, प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। तो इसलिए याद रखना, जो कैलोरी इनटेक बढ़ती है या कम होती है, वो हमारे इंडिविजुअल गोल के हिसाब से, हमारे लेवल के हिसाब से होती है। क्लियर होगी बात? तो ऑन एन एवरेज हम 250 से लेकर के 500 में शफल करते हैं। एवरेज लेवल, अगर एवरेज बंदा है तो इतने में शफल करते हैं। अगर मान लो एलीट लेवल है या कोई स्पेशल केस है, उस केस में हम 700 कैलोरीज तक चले जाते हैं, या 1000 कैलोरीज तक भी जा सकते हैं, कोई स्पेशल केस अगर। जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो 1000-1200 कैलोरीज भी इंक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वॉल्यूम ऑफ वर्कआउट बहुत ज्यादा होता है, दिन में 2 बार वर्कआउट करते हैं। सुबह कार्डियो कर रहे हैं 1 घंटे का, शाम को ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2-2 घंटे की ट्रेनिंग हो रही है उनकी, और साथ में एनाबॉलिक्स का सपोर्ट भी है। एनाबॉलिक्स का सपोर्ट भी है। बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है ना? तो ये कर सकते हैं। नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, इतनी 1000 कैलोरीज बढ़ा सकता, क्योंकि उतनी एक्टिविटी नहीं होती जनरल पॉपुलेशन में। या फिर ये केस कब में काम में आएगा, जब मान लो कि किसी का वेट 120-130 केजीज है, 130 किलो का है वो। अब इस केस में भी आप 1000 कैलोरीज कम कर सकते हो, क्योंकि इसका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, 3, 3.5 से 4 हजार कैलोरीज मेंटेनेंस आएगा इसका, तो उसमें से आप 1000 कैलोरीज कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ कैलोरीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इन केसेस में ज्यादा हो सकता है, बट नॉर्मल केस में आपको इतना ही लेके चलना है, 250 to 500 कैलोरीज। सेकेंड बात यहाँ पे ये आ गई कि जो अमाउंट हमने लिया, जो रेशो ली, वो हमने तीनों की क्यों ली, प्रोटीन की, फैट की एंड कार्ब्स की। वो इसलिए ली क्योंकि एक तो जैसे बताया कि बैलेंस डाइट हमारा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात इसलिए बताई क्योंकि हमारा जो रेशो है वो भी डिपेंड करता है हमारे गोल के अकॉर्डिंग और लेवल के अकॉर्डिंग। अब वो देखो, सबसे पहले रेशो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिगिनर, इंटरमीडिएट और एलीट लेवल। ठीक है, एडवांस लेवल। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटीन, यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ब्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फैट। ठीक है, तो बिगिनर के कंडीशन में गेनिंग में
गेनिंग में हमने क्या चलाया था अभी, अगर आपको याद हो, प्रोटीन हमने चलाया था 20%, कार्बोहाइड्रेट्स हमने चलाया था 55%, फैट हमने चलाया था 25%। अगर इंटरमीडिएट लेवल होता तो हम क्या चला सकते थे, प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाता 25%, कार्ब्स हो जाता 50%, और बाकी हो जाता 25%। एलीट एडवांस लेवल की अगर बात करें तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा और बढ़ जाता 30%, ठीक है, 50% एंड 20%, ठीक है। ये हमारा हो जाता कैलोरी रिक्वायरमेंट का रेशियो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में सेम अप्लाई करो, थोड़ा बहुत चेंजेस जो होते हैं वो अपने इंडिविजुअल गोल्स के हिसाब से भी देखे जा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हो गया गेनिंग का प्रोटोकॉल में। अब यही सेम चीज अगर मैं मान के चलूं फैट लॉस के केस में, फैट लॉस के केस में हम मान रहे हैं, यहाँ पे मान लो क्या था अपना, यहाँ पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे था कार्ब्स और यहाँ पे था फैट, ठीक है। यहाँ पे था बिगिनर, इंटरमीडिएट और इलीट। बिगिनर में प्रोटीन इंटेक कितना चल रहा था हमारा, सॉरी, अगर हम फैट लॉस की ही बात कर रहे हैं तो इनिशियली हम कितने पे स्टार्ट करने वाले हैं, बिगिनिंग में 50% के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारा कितना होने वाला है, 25% और 25% फैट, ठीक है। ये हो जाएगा फैट लॉस बिगिनर, बहुत बेसिक है, ठीक है। डेफिसिट बनाओगे और ये रेशियो दोगे। उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे क्या होगा, 45% तक चला जाएगा ये, 20 प्रोटीन इंटेक आपका बढ़ जाएगा, 30% हो जाएगा, और आपका 25% रहने वाला फैट है। एलीट लेवल, एडवांस लेवल की बात करें तो ये आपका 30% के आसपास चला जाता है, 45% के आसपास ये हो जाएगा, या 40% के आसपास अभी के लिए मान लेते हैं, और बाकी आपका जो रहेगा वो 30% के आसपास फैट रहेगा। ये हो जाएगा एलीट लेवल पे, एडवांस, सॉरी, एडवांस लेवल पे। बात क्लियर होगी। अब एक चीज नोटिस करना, जो एलीट लेवल वाला मैंने बनाया ना, ये होता है एक्सट्रीम लेवल, क्योंकि यहाँ पे आपके जो प्रोटीन इंटेक है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक को भी सरपास कर गए हैं। ये बात याद रखना। मीन्स अगर आपको कोई ऐसी डाइट प्लान दिख रही है ना जिसमें प्रोटीन इंटेक मान लो 200 ग्राम के आसपास है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक 150 ग्राम के आसपास है, फैट जो इंटेक है वो आपका अराउंड 30% के हिसाब से मान लेंगे तो 60-70 ग्राम के आसपास है। हाँ। तो इस केस का, इसके इसको देखने से आपको क्या लगता है, इस रेशियो को देखने से ये फैट लॉस का प्रोग्राम होगा या गेनिंग का प्रोग्राम होगा, प्लान होगा? इसको देखने से आप क्या लगता है आपको? गेनिंग का कैसे लग रहा है आपको, मुझे ये बताओ। अभी तो मैंने बताया कि एलीट लेवल पे जो फैट लॉस पे होते हैं हम, तो हमारे प्रोटीन इंटेक जो है वो हमारे कार्ब से ऊपर चले जाते हैं। गेनिंग में थोड़ी ऐसा होता है। गेनिंग में तो कार्ब इंटेक वैसे ही आपका बहुत हाई चल रहा होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है कार्बोहाइड्रेट्स, डबल से भी ज्यादा, ठीक है। तो ये रेशियो के हिसाब से आपको वहां पे काम करना है। अब अगर आप बिगिनर को मान लो ऐसी डाइट दो कि भाई 200 ग्राम प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन कार्ब्स आपके 150 के आसपास है, फैट इतना है, वो कर ही नहीं पाएगा कॉन्टिन्यूस चीज को, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम बिगिनिंग केस में इतना रखते हैं, और ये इनफ है, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट हम बना चुके हैं। देखो, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज मान लो 1800 थी, तो उस 1800 में 400 कैलोरीज का डेफिसिट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 1400 कैलोरीज की डाइट चल रही है और 1400 कैलोरीज में आया हुआ है, ठीक है। तो डेफिसिट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो फैट लॉस और गेनिंग में सबसे बेसिक एक प्रोटोकॉल यही है कि आपके कार्ब्स का शफल होता है बहुत ज्यादा, कार्ब्स को मैनिपुलेट करना पड़ता है। फैट लॉस में टेक्निकली जो कार्ब्स है वो बहुत बहुत तो नहीं कहेंगे बट कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आप बाहर से एडिशनल एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं देना चाहते हो, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी यूज करे, बॉडी के खुद की एनर्जी को, लिपोलिसिस प्रोसेस को प्रमोट करे, और बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उसको एज एनर्जी यूज करे। बट आप गेनिंग टाइम पे ऐसा करना चाहते हो कि आपके पास
ऐसा तो नहीं है कि आप बॉडी फैट को यूज करना चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि बॉडी में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा हो, जिससे कि आपका बॉडी गेन ज्यादा करे। तो गेनिंग में आपका कार्ब्स भी ज्यादा होते हैं, प्रोटीन भी एंड फैट भी, तीनों चीजें आपकी आइडियली चलती हैं। बट फैट लॉस में टेक्निकली कार्ब्स रिड्यूस हो जाते हैं, प्रोटीन इंटेक उतना ही चल रहा होता है, फैट इंटेक भी उतना ही चल रहा होता है, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा सफल होता है कार्ब्स में। बात समझ में आ गई? अगर मान लो प्रोटीन भी कम कर दें इसमें फिर फैट लॉस वाले केस में, तो फिर तो हम वैसे ही एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर है, तो मसल लॉस लॉस के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। तो हम तो मसल प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं ना, मसल को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए ये कैलोरीज का जो रेशो है ये हम रखते हैं। बात क्लियर होगी यहाँ तक? चलो एक और प्रॉब्लम मैं दूर कर देता हूँ। यहाँ पे काफी सारे लोगों को लगता है कि सर कोई सर्टेन कैलकुलेशंस होती हैं क्या, जिससे हम ये जान सकते हैं कि अगर हम इतना कैलोरीज बढ़ाएं तो इतना गेन हो सकता है या इतना फैट लॉस हो सकता है? क्योंकि हमें देखने को बहुत सारी मिलती हैं ऐसी कैलकुलेशन। हमें ये बताया जाता है कि अगर फैट लॉस हम कर रहे हैं और इतने अमाउंट में अगर हम कैलोरी डेफिसिट करते हैं तो इतने महीने में इतना केजी फैट लॉस हो जाएगा, ऐसी कुछ कैलकुलेशन हमें दिखाई जाती हैं जो कि ट्रू नहीं है, जो कि सही नहीं है। उसमें ये बताया जाएगा आपको कि हम मान लो अगर 700 कैलोरीज का डेफिसिट बना दें, 700 कैलोरीज का डेफिसिट बना दे, तो कितना हो गया ये 700 कैलोरीज में रोज डेफिसिट कर रहा हूँ, तो 7 दिन के अंदर मतलब एक वीक के अंदर हो गया ये 4900 कैलोरीज। ठीक है। 2 वीक्स के अंदर कितना हो गया, 2 हफ्तों के अंदर कितना हो गया ये आपका 9800 कैलोरीज हो गया ना? हो गया। अब हमारे 1 kg ऑफ स्टोर्ड बॉडी फैट में होता है, 1 kg ऑफ स्टोर्ड बॉडी फैट में होता है 7700 कैलोरीज। ठीक है। तो ये कहता है कि अगर हम 2 हफ्तों में 9800 कैलोरी का डेफिसिट बना चुके हैं, तो अराउंड अराउंड इतना फैट हम कम कर चुके हैं, मतलब उससे ज्यादा ही कर चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर हमने करीबन 1 किलो से ज्यादा फैट लॉस कम कर दिया, 1.3 kgs। कह सकते हैं ना ये चीज, क्योंकि 17700 कैलोरीज हमारे 1 kg ऑफ बॉडी फैट में है, और 9800 कैलोरी का हम डेफिसिट बना चुके हैं। तो इतना अमाउंट ऑफ फैट लॉस हम हो चुका होगा 1.3 के आसपास। तो ये तो आता है कि हम 2 वीक के अंदर हमने कर लिया इतना डेफिसिट बना करके, अगर आपने देखा तो। बट ये रियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये कोई रियल कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी जब डेफिसिट में जा रही है, वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ फैट लॉस कितना करेगी। क्या पता वाटर वेट से ड्रॉप आउट हो वेट। ठीक है। हो सकता है अगर आप कैलोरी इंटेक उतना सही नहीं कर रहे, प्रोटीन इंटेक भी बहुत कम कर दिया, एक्टिविटी ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, तो हो सकता है प्रोटीन ब्रेक डाउन भी हो जाए, मतलब आपकी बॉडी में मसल मास भी ड्रॉप हो जाए। तो ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं है ना कि आपका 1 किलो ही फैट लॉस होगा अगर आप इतना करोगे, या 1.3 kg हो ही जाएगा अगर आप 700 कैलोरी डेफिसिट कर दो। कंपलसरी तो नहीं है ना ऐसा। ठीक है। तो वो कंपलसरी नहीं है, ये बात याद रखना, वो सिर्फ एक अजम्पशन है कि भाई 1 kg ऑफ फैट में वन सॉरी 7700 कैलोरीज होती है, और हम 700 कैलोरी का डेफिसिट बना रहे हैं, तो 2 हफ्ते में हमारी 9800 कैलोरीज हो गई, तो अराउंड अराउंड हम 1.3 kg के आसपास लॉस कर लेते हैं। ये सिर्फ अजम्पशन है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं। और डिपेंड करता है कि आपका कैलोरी इन कितना है, एक्टिविटी कितनी है, वाटर वेट कितना कम हो रहा है, कितना आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आपका मेटाबॉलिक हेल्थ कैसा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके हिसाब से आपका फैट लॉस होता है। तो ऐसी कोई कैलकुलेशन पे बिलीव नहीं करना है, हमें सिर्फ एक आइडिया लेके चलना होता है इस कैलकुलेशन से, कि हाँ अगर इतना चलेंगे तो इतने महीने में तो शायद ये हो ही जाएगा, प्रिडिक्शन हम करते हैं, कोई एक्यूरेसी नहीं होती इसके अंदर। ठीक है। बीएमआर का फॉर्मूला एक बार फिर देख लो, मैफ्लिन्स इक्वेशन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ये मैफ्लिन्स इक्वेशन है, मैंने करके नहीं देखा, बाकी आप खुद कर लेना। आपका वेट लेना केजीज में, हाइट लेना सेंटीमीटर्स में। ठीक है। ये आपने लेना है मैफ्लिन्स इक्वेशन में। एक बार मैं आरसी मेथड भी बता देता हूँ, जो कि एक और मेथड है इसी को निकालने के लिए। उसमें होता है हाइट इन पाउंड्स मल्टीप्लाई बाई 11, ये होता है मेल के लिए। फीमेल के लिए होता है सेम, हाइट इन पाउंड मल्टीप्लाई बाई 10, ये फीमेल के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं निकाल के दिखाऊं आपको, मान लो मैं 140
का एलबीएस का हूँ, मतलब 140 पाउंड का हूँ मैं मेल, 140 × 11 कर दूंगा तो ये निकल आएगा मेरा कैलोरीज, मतलब कितना आ जाएगा, अगर मान लो 140 क्या हो गया एलबीएस मतलब पाउंड, × 11 तो ये कितना आ गया 1514 आ जाएगा, 1540 कैलोरीज। ये मेरा बीएमआर निकला है। क्लियर? ये मैंने आपको छोटे वाला करके दिखाया हुआ है, बाकी इसमें भी आप कर सकते हो। बस ये याद रखना जितनी भी कैलकुलेशन लोगे एक फॉर्मूले से ही लेना है आपको। ऐसा नहीं कि किसी टाइम पे आप दूसरे कैलकुलेशन को इस्तेमाल कर रहे हो, कभी दूसरे कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट के लिए आप एक ही स्पेसिफिक कैलकुलेशन का इस्तेमाल करोगे, चाहे वो आप मैफलिन्स का कर लो, चाहे वो आप दूसरे का कर लो, आरसी का कर लो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, फॉलो अप। फॉलोअप्स, अब ये क्या है फॉलोअप्स? ये फॉलोअप्स जो होती हैं आप डिजाइन करते हो कि आपको कितनी रखनी है, और ये आपके मतलब न्यूट्रिशनिस्ट पे डिपेंडेंट होता है कि फॉलोअप्स कितनी उसको रखनी है, किस प्लान के अकॉर्डिंगली। क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट्स होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं, और आपके पास अलग अलग टैरिफ पे अलग अलग क्लाइंट्स हो सकते हैं, जैसे कुछ गोल्डन क्लाइंट्स, कुछ पीटी वाले क्लाइंट्स, कुछ आपके ऐसे क्लाइंट जो ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग क्लाइंट्स अलग अलग फी आपको पे कर रहे हैं, और उन फी के हिसाब से और बाकी जो एंगेजमेंट है उसके हिसाब से, या आपके अलग अलग प्रोटोकॉल के हिसाब से आपके क्लाइंट्स के फॉलोअप डिजाइन होते हैं। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक बेस एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपके क्लाइंट को आपने गोल दिया, ठीक है, वो सारा काउंसलिंग वगैरह किया, आपने उसको प्लान दे दिया। प्लान दे दिया, अब प्लान के बाद आपका 2 महीने का प्लान है, मान लो 2 मंथ का प्लान है। 2 मंथ में कितने आ जाएंगे कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स वीक, सेवन, एट, है ना, 8 हफ्ते आ जाएंगे। अब ये तो हो गए वीक्स। अब इन वीक के अंदर आप कितने दिन इसका फॉलोअप रखते हो? फॉलोअप में क्या क्या चेक होता है? फॉलोअप क्यों रखना है? ताकि आप जान सको कि प्रोग्रेस क्या चल रही है, और उसको मोटिवेट कर सको। इससे क्या है, क्लाइंट को वो मोटिवेशन भी मिलता है, फीडबैक भी मिलता है। तो आपने अभी के लिए रखा है 2 वीक्स के बाद, तो हर 2 हफ्ते बाद क्या करोगे आप? फॉलोअप्स लोगे। लास्ट में तो होगी पोस्ट असेसमेंट, मतलब कि आपका वो सारी चीजें मेजर की जाएंगी जो ऑलरेडी पहले की थी। ये पोस्ट असेसमेंट होगा, यहाँ तो बॉडी कॉम्पोजिशन भी करी जाएगी फिर से। ठीक है, बट ये क्या है, फॉलोअप्स। यहाँ पे फॉलोअप आपने लिया, फर्स्ट फॉलोअप, यहाँ पे आपने सेकंड फॉलोअप लिया, एंड यहाँ पे आपने थर्ड फॉलोअप लिया, और फोर्थ वाला जो है वो तो बॉडी कॉम्पोजिशन जाएगा। फॉलोअप का मतलब यहाँ पे आप टेस्ट करोगे क्या? इससे बात करोगे। ठीक है, हो सकता है आप पर्सनली बात करो, हो सकता है आप कॉल पे बात करो अपने क्लाइंट से। अब इसमें होगा आप इनसे बॉडी मेजरमेंट्स लोगे इनके, कि बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं, बॉडी मेजरमेंट्स हो गया। ठीक है, वेट हो गया इनका। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे फाइंड करने वाले हो हर फॉलोअप के बाद। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। अब ये फॉलोअप आपको मदद इसलिए करते हैं कि आपको पता लग गया कि भाई 2 हफ्ते में बॉडी ने कैसा रिस्पॉन्स दिया है, बॉडी में वाटर वेट कितना है, बॉडी में मतलब कैसे बॉडी रिएक्ट कर रही है, रिस्पॉन्स कैसा दे रही है, आपको पता लग गया। फिर इसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंजेस ऐड कर सकते हो अगर रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, चेंजेस इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े तो आप चेंज दे सकते हो, अदरवाइज आप कंटिन्यू रखोगे। इसलिए फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू चलेगा। अगर लगता है कि हाँ बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा और कट करना पड़ेगा कार्ब्स को, फिर आप यहाँ से थोड़ा और डेफिसिट दे सकते हो। तो इस तरीके से आपके फॉलोअप सेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लोगे? बॉडी वेट, बॉडी मेजरमेंट्स, ये सारी चीजें आपने लेनी है, और इवन उनका फीडबैक, साइकोलॉजिकली कैसा उनको फील हो रहा है, डाइट ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, ट्रेनिंग ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उनका पुश करना, मोटिवेशन देना। अब इससे क्या होता है, जब वो इंटरेक्शन बनी रहती है क्लाइंट एंड कोच के बीच में, तो फिर उसको भी मोटिवेशन एक मिलता है क्लाइंट को कि भाई हाँ हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और जो कोच है वो मेरे को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस हिसाब से आप वहाँ पे डील कर रहे हो, तो उसको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको डेटा मिलेगा, फिर उस डेटा के अकॉर्डिंगली आप आगे जाके कुछ चेंजेस लेके चल सकते हो अगर जरूरत पड़ रही है तो। ठीक है, फिर लास्ट में बॉडी कॉम्पोजिशन लेने वाले हो, और वहां पे फिर आपको सारी क्लियर पिक्चर दिखी जाएगी कि क्या क्या बॉडी में चेंजेस आए हैं।
सर 70 kg बॉडी बिल्डर्स लुक वेरी मस्कुलर देन नेचुरल बॉडी बिल्डर एंड फॉलो सेम डाइट, हाउ इट्स पॉसिबल? यार ये तो डिफरेंस तो आपको सामने देख, मैंने आपको पहले एक चीज बता दी, आपके बॉडी कॉम्पोजिशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, उस चीज को क्यों नहीं समझ रहे आप? बॉडी कॉम्पोजिशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना हर किसी के। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई दो का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक केस वन है, एक केस टू है। केस वन बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है, हैवी वेट है उसका, मोटा दिखता है, देखने में भी अपीयरेंस वाइज भी आपको मोटा दिख रहा है, और ये 70 kg का है, ठीक है। एक मस्कुलर है बंदा, सेकेंड केस वाला, वो मस्कुलर है, उसमें कोई फैट मास नहीं निकला, बट उसके मसल मास अच्छा है, एंड स्टिल ये भी 70 kg का है। कैसा पॉसिबल नहीं है? बताओ। कैसा पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है ना। बॉडी कॉम्पोजिशन, केस वन में आपका मसल मास ज्यादा है, फैट मास कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। बोन डेंसिटी, बोन वेट ठीक है। केस टू में फैट मास बहुत ज्यादा है, मसल मास कंपेरेटिवली कम है। तो क्या वेट सेम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपके पास दो क्लाइंट सेम वेट के हो सकते हैं, बट उनका स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं। एक बहुत ज्यादा फैटी दिख रहा है, हालांकि वेट भी बराबर है उसका। एक बहुत मस्कुलर दिख रहा है, वेट उसका भी बराबर है। तो बॉडी कॉम्पोजिशन पे यही चीज तो मैंने पहले एक्सप्लेन करी, बॉडी कॉम्पोजिशन कि जो वेट होता है वो सिर्फ मास बताता है आपको, टोटल अमाउंट ऑफ मास। वो ना तो ये बताता है कि आप कितने फिट हो, ना तो ये बताता है आप कितने हेल्दी हो, वो सिर्फ वेट बताता है आपको। तो आप जो बोलो कि 70 kg का बॉडी बिल्डर जो है ज्यादा मस्कुलर लग रहा है, और नेचुरल बॉडी बिल्डर कंपेरेटिवली कम मस्कुलर लग रहा है, अगर वो सेम डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो डाइट की तो बहुत दूर की बात है। डाइट की तो बहुत दूर की बात है। पहली बात तो बॉडी कॉम्पोजिशन में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मसल है, कम अमाउंट ऑफ फैट है। जो 70 kg का बॉडी बिल्डर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ह्यूज दिख रहा है, मसल वेट ज्यादा है उसका, ठीक है। अब जो आपका नेचुरल है, उसका मसल मास कंपेरेटिवली थोड़ा कम है, फैट मास थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए वेट उसका बराबर दिख रहा है। और दूसरी बात, उसके बाद अगर ये पूछना चाह रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी बॉडी बिल्डर वो ज्यादा हैवी क्यों दिख रहा है और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं 70 kg वाले बॉडी बिल्डर को, जो मस्कुलर ज्यादा दिख रहा है नेचुरल वाले से, तो ऑब्वियसली उसके पास एनाबॉलिक्स का सपोर्ट है ना। एनाबॉलिक्स भी तो ले रहा है वो, एनाबॉलिक्स लेगा तो ये बेनिफिट उसे मिलेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ फ्री टेस्टोस्टेरोन है उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो उसकी बॉडी के अंदर मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी ज्यादा होगा, और उसकी बॉडी जो उसके फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो एंड्रोजन रिसेप्टर से ज्यादा बाइंड कर पाएंगे, जिससे कि उसकी बॉडी में जो ओवरऑल मसल प्रोटीन सिंथेसिस है या पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स बननी है उनकी, वो एक नेचुरल से 10 गुना ज्यादा तेजी से बनेगी। बात समझ में आ गई? तो बॉडी बिल्डर जो एनाबॉलिक्स की सपोर्ट में है, उसके अंदर तो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा ही, 10x रिजल्ट तो मिलेंगे ही उसको। सर हम डाइट प्लान में प्रोटीन का यूज तो कैलोरीज के लिए कर रहे हैं, तो मसल रिकवरी के लिए डाइट में प्रोटीन बढ़ाना होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स और सारी चीजें जो है ना, वो हमने टेक केयर किया हुआ है, वो सब कुछ उसके अंदर कंसिडर हो रहा है। रिकवरी के लिए जितनी जरूरत है उसके लिए वो सारी चीजें हमने वहां पे काउंट करके ही रखी हुई है। ओके। एक सेकंड। हाँ बोलो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपने जो इक्वेशन बोला 1 ग्राम कार्ब इज इक्वल टू 4 कैलोरी होता है, ठीक है। हम्म। और प्रोटीन भी सेम है, फैट का 9 कैलोरी होता है सिर्फ। तो हम्म। हम लोग को जब डाइट डिजाइन करते हैं, तो ये जो आप बोल रहे हो कि वेट का हिसाब से हम लोग को कैलोरी या उसका वैल्यू पता नहीं चलेगा, तो इस इक्वेशन का क्या रिलेट है तो फिर?
क्या हम लोग बोला? तो हर चीज, जैसे कि हम लोग को एक डाइट बनाना है, तो हम्म। इस इक्वेशन का काम क्या, अगर ये हम लोग वेट का हिसाब से अगर इसका कैलोरी बता नहीं सकते तो डाइट हम्म। डिजाइन करने में हमें हम लोगों को तो दिक्कत ही होगा। तो मेरा हम्म। हिसाब से तो ये इक्वेशन इसीलिए दिया गया था कि हम लोग डाइट डिजाइन कर सके, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए 1 ग्राम कार्ब का कितना कैलोरी होता है, प्रोटीन का कितना कैलोरी, इस हिसाब से हम सपोज 2000 का हम लोग को एक कैलोरी डाइट बनाना है। हम्म। तो ये बेसिक इक्वेशन मुझे इसीलिए शायद दिया गया है ताकि हमको आइडिया हो कितना कैलोरी 1 ग्राम में फैट में है। तो हम्म। जैसे कि एक्चुअली सर मैं थोड़ा ये डाइट बनाता हूँ पहले से, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो हम्म। इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने 200 ग्राम राइस, व्हाइट राइस ही पकड़ लीजिए, हम्म। तो उसको जब हम वेट करेंगे तभी उसका कैलोरी पता चलेगा। सर आप बोल रहे हो कि वेट के हिसाब से उसको कैलोरी पता नहीं होना चाहिए, तो वही कंफ्यूजन है मेरा। ठीक है। देखो, इतना इतना कंफ्यूजन मत डेवलप करो। एक चीज ध्यान रखो, आपको ना रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए 20 ग्राम्स, प्रोटीन आपको चाहिए फॉर एग्जांपल 10 ग्राम्स, फैट आपको चाहिए मान लो 10 ग्राम्स। ठीक है। अब आप किसी के वेट को लेकर के, जैसे मान लो आप राइस को ये चेक करके नहीं दे सकते कि राइस में 1 kg अगर कंज्यूम कर लूँ तो मुझे इतना मिल जाएगा। कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब आप कैसे इसको, आपको इतना चाहिए 20 ग्राम्स कार्ब्स, 10 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम फैट। अब आप पहले राइस का न्यूट्रिशनल वैल्यू निकालोगे। ठीक है ना? आप न्यूट्रिशनल वैल्यू फाइंड आउट करोगे इसकी। अब आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू फाइंड आउट करके ये पता लगा कि आपके जो राइस है, राइस अब जब खाते हो तो राइस में जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई है उसमें दिखाया गया है कि अगर आप उसका 10 ग्राम राइस कंज्यूम करते हो तो 10 ग्राम में आपको 10 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है। यहाँ पे ये है इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। अगर आप 10 ग्राम्स कंज्यूम करते हो तो 10 ग्राम्स आपको कार्ब्स मिलते हैं। तो आपको कितना कंज्यूम करना है? 20 ग्राम्स कंज्यूम करना है, तो 20 ग्राम्स कार्ब्स मिलेगा। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसा है नहीं है। आप राइस चेक करना उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। तो आपको 20 ग्राम्स लेना पड़ेगा, 20 ग्राम्स आपको मेजर करना है, और फिर 20 ग्राम उसके अंदर से आपको कार्ब्स मिलेगा। बात समझ गए आप अभी? आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग चलना है। मान लो आपका वाटरमेलन है। ठीक है। वाटरमेलन है। वाटरमेलन में आप मान लो 100 ग्राम्स कंज्यूम करते हो। 100 ग्राम्स में से जो कार्ब्स का कॉम्पोजिशन निकल के आता है वो निकल के आता है 7 ग्राम। 100 ग्राम खाओगे तो 7 ग्राम मिलेगा। तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मान लो 7 ग्राम्स चाहिए और आपके पास वाटरमेलन है जो कि 100 ग्राम का, 100 ग्राम्स का वाटरमेलन आपको कंज्यूम करना पड़ेगा टू फुलफिल 7 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। समझ गए? वाटरमेलन 100 ग्राम का है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ना। बात समझ में आ गई? तो आपकी जो मेजरमेंट है, जो आपको वेट तो मेजर करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 100 ग्राम खाऊंगा तो उसमें से ही 7 ग्राम मिलेगा मुझे। तो पहले आपको पता है कि मुझे 7 ग्राम कंप्लीट करना है, तो आपको 100 ग्राम्स वाटरमेलन अलग से सेपरेट काट के रखना पड़ेगा, फिर वो खाना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई? आपको पता है कि मेरे को 1 ग्राम में 9 कैलोरीज मिलती हैं फैट में। मान लो आपको चाहिए 18 कैलोरीज। 18 कैलोरीज आपको चाहिए फैट से। आपको फैट कंज्यूम करना है और आपको फैट से चाहिए 18 कैलोरीज। तो आप क्या करोगे? 2 ग्राम आपने ऑयल कंज्यूम कर लिया, आपको 18 कैलोरीज मिल गई। समझ में आ गया? तो वेट थोड़ी डिसाइड करेगा आपके फूड को। वेट तो ये डिसाइड करेगा, वेट को आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करोगे जितना अमाउंट के अंदर उसके अंदर उसकी मैक्रोज है। ठीक है। जैसे अगर आपको अभी एग्जांपल दिया ना वाटरमेलन का,
कि अगर आपको 7 ग्राम वाटरमेलन, क्योंकि वाटरमेलन के अंदर 100 ग्राम में 7 ग्राम कार्ब्स है, तो अगर आपको कार्ब्स खाना है 7 ग्राम वाटरमेलन से, तो वाटरमेलन आपको 100 ग्राम कंज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर? अगर मान लो 1 एग, होल एग आप कंज्यूम कर रहे हो, उस होल एग के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन है, तो आपको उस 6 ग्राम को ऑप्टिमली बॉडी में लेने के लिए उस पूरे अंडे को खाना पड़ेगा। क्लियर? बीएमआई एंड बीएमआर, वेट गेन एंड वेट लॉस करने के लिए दोनों कैलकुलेटर सेम है क्या? नहीं, दोनों कैलकुलेटर सेम क्यों है? बीएमआई में आपको बॉडी कॉम्पोजिशन, सिर्फ बीएमआई के अंदर आपको क्या पता है? बॉडी मास इंडेक्स पता लगता है कि बॉडी का जनरल पैरामीटर क्या है, बॉडी ओवरवेट है, अंडरवेट है, या नॉर्मल वेट कैटेगरी में आती है, या ओबीस कैटेगरी में आती है, सिर्फ ये पता लगता है, वो एक जनरल पैरामीटर है सर। बीएमआर से आपको मिनिमम कैलोरी रिक्वायर्ड पता लगती है कि भाई इस बंदे की कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज इसको चाहिए ताकि ये सर्वाइव कर सके, वो बीएमआर से पता लगता है। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है।